रिबॉर्न रिच पोकेमोन एडिशन 1 से 10 तक। लेक सिटी नंबर 1 मिडिल स्कूल सीनियर टू 1 कक्षा में प्रधानाध्यापक एडगर पोडियम पर खड़े हुए, नीचे छात्रों की ओर देखा और थोड़े गंभीर भाव से कहा, परसों से 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आप हाई स्कूल के सीनियर छात्र बन जाएंगे। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं, है ना? हमें पता है, कई छात्र उत्साह से चिल्लाए। शिक्षक, मैं इस दिन का 17 साल से इंतजार कर रहा था। आप 17 साल से अविवाहित भी हैं। ठीक है, शिक्षक जो कह रहे हैं उसे सुनो। कक्षा के नेता ने बोलना शुरू किया और कक्षा थोड़ी देर में शांत हो गई, लेकिन उनके चेहरों पर उत्साह अभी भी बरकरार था। मुझे पता है कि आप सभी उत्साहित हैं, लेकिन ट्रेनर बनना एक खतरनाक काम है और आपके परिवार के लिए एक बड़ी परीक्षा है। आज स्कूल के बाद घर जाओ और अपने माता पिता से इस बारे में चर्चा करो कि तुम्हें हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में नियमित कक्षा में प्रवेश लेना चाहिए या ट्रेनर कक्षा में। याद रखें, ये निर्णय आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। भले ही बहुत से लोग अपना निर्णय ले चुके हों, फिर भी जब आप दोबारा जाएं तो आपको इस बारे में फिर से सोचना होगा। ठीक है, स्कूल खत्म हो गया। एडगर के बोलने के बाद वह कक्षा से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूरी कक्षा में पल भर में हलचल मच गई। उनकी आवाजें गलियारे तक सुनाई देने लगीं। आमतौर पर अगर ऐसा होता तो कोई न कोई शिक्षक आकर उन्हें चेतावनी जरूर देता, लेकिन इस बार स्टेटस अलग है क्योंकि पूरे गलियारे में हाई स्कूल की द्वितीय वर्ष की तीनों कक्षाएं उत्साह भरी आवाजें निकाल रही हैं। जूलियन, तुम कौन सी क्लास चुनोगे, रेगुलर क्लास या ट्रेनर क्लास? एक अपेक्षाकृत दुबला पतला लड़का दूसरे लड़के के पास गया और उसने अपना हाथ दूसरे के कंधे पर रख दिया। स्वाभाविक रूप से यह ट्रेनर क्लास है, जूलियन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। उसके भावहीन चेहरे को मत देखो, उसका दिल पहले से ही चीख रहा है। अब वह आखिरकार ट्रेनर बन सकता है। भविष्य में एलीट मुक्केबाजों को हराना और चैंपियन को लात मारना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा। जूलियन बेहद उत्साहित था। वह एक पुनर्जन्म लेने वाला प्राणी था जो पृथ्वी से आया था और इस ग्रह पर पहुंचा था जो पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता था। इस ग्रह और उसके पिछले ग्रह के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि इस ग्रह पर पोकेमोन नामक एक काल्पनिक प्रजाति पाई जाती है और कुछ देश उन्हें पॉकेट मॉन्स्टर्स भी कहते हैं। पोकेमोन और पॉकेट मॉन्स्टर दोनों एक ही प्रजाति को संदर्भित करते हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। वह पोकेमोन से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। पोकेमोन फायर रेड, पोकेमोन लीफ ग्रीन, डायमंड पर्ल, ब्लैक एंड व्हाइट, प्लेटिनम आदि, उन्होंने अपने पिछले जीवन में ये सभी गेम खेले हैं। वह पोकेमोन गेम और एनीमे के पुराने प्रशंसक हैं। मैंने हमेशा ये कल्पना की है कि एक दिन मैं पोकेमोन की दुनिया में यात्रा कर सकूंगा और अपने पसंदीदा पोकेमोन को पकड़ सकूंगा। और यह सपना सच हो गया, उसने सचमुच यात्रा की। हालांकि यह एनीमे में ऐश और पिकाचू की पोकेमोन दुनिया नहीं थी, लेकिन जिस दुनिया में वह अब है, वहां वाकई पोकेमोन मौजूद हैं। सड़कों पर, टीवी विज्ञापनों में, वीडियो में आदि में पोकेमोन दिखाई देते हैं। पहले 200 वर्षों तक इस ग्रह पर कोई पोकेमोन नहीं थे। 200 वर्ष पूर्व अचानक इस दुनिया में पोकेमोन प्रकट हुए। पोकेमोन के प्रकट होने के साथ ही ग्रह का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता गया। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस दुनिया में पोकेमोन पाए जाते हैं और जिस ग्रह पर वे रहते हैं, वे धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। पोकेमोन के आगमन के साथ मनुष्य स्वाभाविक रूप से शुरू में इन विचित्र जीवों के प्रति अत्यधिक सतर्क थे और उनकी विनाशकारी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और शक्तिशाली जीव परमाणु बमों के बराबर भी थे। पहले 50 वर्षों में मनुष्यों और पोकेमोन के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया और हर दिन अनगिनत मनुष्य और पोकेमोन मारे गए। अंततः मनुष्यों ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, लेकिन पोकेमोन की तरफ से एक राक्षस प्रकट हुआ और उसने परमाणु बम को रोक दिया। उस पौराणिक राक्षस की आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता ने मनुष्यों को यह एहसास दिलाया कि उनके पास मौजूद अंतिम हथियार उनके सामने एक मजाक मात्र था। मनुष्यों को लगा था कि वे उस पौराणिक राक्षस द्वारा नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उस पौराणिक राक्षस ने मनुष्यों को कुछ नहीं किया, बल्कि विभिन्न मानव देशों के उच्च स्तरीय नेताओं के साथ शांति समझौते किए। बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ और इस दुनिया में विभिन्न गुप्त क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र और खंडहर प्रकट हुए। मनुष्यों ने खंडहरों से पोकेमोन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पोकेबॉल की उत्पादन तकनीक के बारे में पता लगाया। समय के साथ मनुष्य और पोकेमोन 150 वर्षों से एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह रहे हैं और एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अब कई मानव देशों ने हथियारों पर शोध करना छोड़ दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया शांतिपूर्ण है और युद्ध नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने ये क्वेस्ट लिया है कि पोकेमोन में अनंत संभावनाएं हैं। परमाणु बम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे लक्ष्य पर लगना चाहिए। एक एलीट लेवल पोकेमोन इस परमाणु बम को हवा में ही विस्फोटित कर सकता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद एक पोकेमोन आसानी से 1 दर्जन भारी हथियारों से लैस इंसानों को मार सकता है। पोकेमोन की शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही ट्रेनर का पेशा अस्तित्व में आया। देशों के बीच तुलना अब उनके अपने देशों में परमाणु बमों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि शीर्ष ट्रेनर की संख्या के आधार पर की जाती है। एक एलीट लेवल ट्रेनर अपने हाथ में एलीट लेवल पोकेमोन के साथ आसानी से एक शहर को नष्ट कर सकता है और एक चैंपियन लेवल ट्रेनर एक छोटे से देश को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम है। इसलिए ट्रेनर प्रत्येक देश के लिए अपने देश की रक्षा करने का एक हथियार बन गए हैं और शक्तिशाली ट्रेनर और पोकेमोन को प्रशिक्षित करना प्रत्येक देश की एक एकीकृत राष्ट्रीय नीति है। जूलियन जिस देश में रहता है उसे ड्रेकुरिया कहा जाता है। टीएन, चीन का वैकल्पिक विश्व संस्करण। यह एक ऐसा देश है जहां काले बाल, काली आंखें और पीली त्वचा वाले लोग रहते हैं। इसका इतिहास उस देश से बहुत मिलता जुलता है जहां वह अपने पिछले जीवन में रहा था। सिर्फ इसलिए कि पोकेमोन 200 साल पहले इस ग्रह पर आए थे, इसका मतलब यह नहीं है कि तब से इतिहास स्वाभाविक रूप से बदल गया है। ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन के अनुसार 17 वर्ष की आयु के ऐसे नागरिक जिनके माता पिता और निकट परिवार के सदस्यों ने कानून या अनुशासन का कोई गंभीर उल्लंघन नहीं किया है, वे ट्रेनर के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। आप ट्रेनर बनने के बाद ही पोकेमोन को अपने पास रख सकते हैं। यदि आप पहले से ही पोकेमोन को अपने पास रखते हैं तो पकड़े जाने पर ट्रेनर एसोसिएशन द्वारा आपको कड़ी सजा दी जाएगी। जूलियन को ट्रेनर क्लास में प्रवेश करने की इच्छा जताते देख विल ने ईर्ष्या से कहा, तुम्हारे पास तो घर पर पहले से ही एक पोकेमोन तैयार है। हाँ, तुम कैसे हो? मैं या तो प्रजनन केंद्र से या फिर स्कूल से खरीदूंगा।
ट्रेनर क्लास का छात्र बनने के लिए एकमात्र आवश्यकता एक पोकेमोन का मालिक होना है, चाहे वह पोकेमोन कैटरपी हो, सीमित भविष्य की क्षमता वाला पोकेमोन हो, या ड्रेटिनी या बेल्डम जैसा छद्म पौराणिक पोकेमोन हो। लेकिन एक कैटरपी भी प्रजनन गृह में 80,000 तक की कीमत पर बिकती है और आप इसे जंगल से पकड़ सकते हैं, बशर्ते आपको टूटी हड्डियों से डर न हो। बेशक, मैं इसे प्रजनन केंद्र से खरीद लूंगा। स्कूल में केवल 7 या 8 तरह के पोकेमोन अंडे आते जाते रहते हैं। मेरे पिताजी एक प्रजनन केंद्र के प्रबंधक को जानते हैं। मैंने सुना है कि इस दौरान 3 अयोग्य चार्मंडर अंडे प्रजनन गृह में आए हैं और मैंने उनमें से एक अपने लिए आरक्षित कर लिया है। जब विल ने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी ताकि उसके आसपास के छात्र भी उसे सुन सकें। चार्मंडर के पोकेमोन अंडे का बाजार मूल्य 10 लाख से अधिक है। आसपास बैठे सहपाठी विल को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। उन्हें इस लड़के के परिवार के इतने अमीर होने की उम्मीद नहीं थी और वह आमतौर पर अपनी अमीरी का प्रदर्शन भी नहीं करता। उनकी निगाहें देखकर विल ने गर्व से नाक सिकुड़ी। ड्रेकुरिया देश में मुख्य शाही स्टार्टर पोकेमोन चार्मंडर, स्क्वटल और बुलबासौर हैं। इन तीनों पोकेमोन को देश के ट्रेनर ब्रीडर एसोसिएशन द्वारा 100 वर्षों से सावधानीपूर्वक पाला पोसा जा रहा है। उनकी विकास क्षमता और प्रजातिगत शक्ति दोनों ही ज्ञात सभी सामान्य पोकेमोन में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। पोकेमोन के अंडों की कीमत 10 लाख से शुरू होती है। अगर विल का रॉयल स्टार्टर पोकेमोन सचमुच चार्मंडर है तो वह पहले से ही अधिकांश लोगों से आगे है। जूलियन, तुम्हारा पहला पोकेमोन कौन सा है? दोनों के बीच संबंध अच्छे थे और विल को इस बात की भी जिज्ञासा थी कि जूलियन का स्टार्टर पोकेमोन कौन सा है, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके अपने चार्मंडर जितना अच्छा नहीं होगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद आपको पता चल जाएगा। जूलियन मुस्कुराया और उसने मेज पर रखी पाठ्य पुस्तकों को समेटना शुरू कर दिया और उन्हें स्कूल बैग में ठूंस दिया। इस दुनिया में पोकेमोन के अस्तित्व के कारण स्कूल की शिक्षण सामग्री में न केवल चीनी, गणित, विज्ञान, विदेशी भाषाएं शामिल हैं, बल्कि पोकेमोन भी एक मुख्य विषय है। भले ही आप ट्रेनर नहीं बनना चाहते हो, पोकेमोन खेलना जरूरी है। अंग्रेजी की ही तरह ज्यादातर लोग इसे सीखने के बाद इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपको इसे सीखना ही होगा। बस फर्क इतना है कि हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में इसे सामान्य कक्षा और ट्रेनर कक्षा में विभाजित किया जाता है और कुल अंकों में पोकेमोन सीखने का अनुपात अलग अलग होगा। लेक सिटी येल प्रांत की राजधानी है और पूरे ड्रेकुरिया में भी यह एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ एक राष्ट्रीय व्यायामशाला है। पूरे ड्रेकुरिया में केवल 18 राष्ट्रीय स्तर के जिम हैं, जो पोकेमोन के 18 गुणों के अनुरूप हैं, जबकि लेक सिटी में स्थित जिम राष्ट्रीय स्तर का स्टील टाइप जिम है। राष्ट्रीय स्तर का जिम मालिक बनने के इच्छुक व्यक्ति के पास कम से कम 3 एलीट स्तर के पोकेमोन होने चाहिए और ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन हर 3 साल में जिम का निरीक्षण करने के लिए लोगों को भेजेगा। यदि जिम मालिक लगातार 2 बार मूल्यांकन में असफल हो जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित स्टील से बना ये जिम लेक सिटी के बाहरी इलाके में स्थित है। 2 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद जूलियन जिम के दरवाजे पर पहुंचा। प्रवेश द्वार 10 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा है और इसका पूरा ढांचा कांसे से बना है। प्रवेश द्वार के बाईं ओर मेटाग्रोस की एक पत्थर की प्रतिमा है और दाईं ओर एग्रोन की एक पत्थर की प्रतिमा है। ये दोनों पोकेमोन स्टील जिम के प्रतीक हैं और ये जिम मास्टर के 2 सबसे शक्तिशाली पोकेमोन भी हैं। झनकार, जूलियन ने गेट के बाईं ओर लगी घंटी बजाई। कुछ ही देर में दरवाजे के ऊपर लगे कैमरे से एक खुशमिजाज आवाज आई, मेरा बेटा वापस आ गया है, माँ आपके लिए दरवाजा खोलेगी। कुछ ही देर बाद भारी पीतल का दरवाजा धीरे से खुला और तुरंत ही एक चांदी का मेटाग्रोस बाहर उड़ आया। मेटाग्रोस ने अपने बड़े सिर से जूलियन को धीरे से सहलाया। मेटाग्रोस के मुंह से खुशी भरी आवाज निकली, मेटाग्रोस, मैं कल ट्रेनर बन सकता हूँ। जूलियन ने खुशी से मेटाग्रोस के सिर पर थपथपाया। जूलियन आमतौर पर कैंपस में ही रहता था और केवल शुक्रवार को ही घर जाता था। हर बार जब वह घर जाता था तो दरवाजा खुलते ही मेटाग्रोस उसे लेने के लिए दौड़कर बाहर आ जाता था। आमतौर पर मेटाग्रोस नीले रंग का होता है, लेकिन ये चांदी के रंग का है। जाहिर तौर पर यह एक शाइनी मेटाग्रोस है। मेटाग्रोस खुद एक छद्म पौराणिक पोकेमोन है, साथ ही यह एक अलग रंग का है। इसका मूल्य पहले से ही अतुलनीय है और अलग रंग के पोकेमोन में एक विशेष एट्रीब्यूट है। इस मेटाग्रोस की एट्रीब्यूट यह है कि इसके शरीर की कठोरता एक सामान्य मेटाग्रोस की तुलना में 1.5 गुना अधिक होती है। स्टील पोकेमोन को सबसे मजबूत रक्षा क्षमता वाला माना जाता है और इस मेटाग्रोस की रक्षा क्षमता सामान्य मेटाग्रोस की तुलना में अधिक है। इस जिम को चुनौती देने की चाह रखने वाले सभी ट्रेनर के लिए यह एक बुरे सपने जैसा बन गया था। किसी राष्ट्रीय जिम को चुनौती देने के लिए ट्रेनर की न्यूनतम आवश्यकता स्यूडो एलीट स्तर की होनी चाहिए। जूलियन की पहचान आखिरकार अब उजागर हो गई है। वह इस राष्ट्रीय स्टील जिम के मालिक का इकलौता बेटा और येल प्रांत के एक जाने माने एलीट ट्रेनर जैक का पुत्र है। जिम में प्रवेश करते ही आपको 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा एक विशाल युद्ध क्षेत्र दिखाई देगा। दरअसल सबसे निचला स्तर स्यूडो एलीट है। यदि मैदान इतना छोटा हो कि पोकेमोन अपनी पूरी ताकत न दिखा सकें तो इसे खोला जा सकता है ताकि फ्लाइंग टाइप पोकेमोन प्रतिबंधित न रहें। जूलियन का घर युद्ध क्षेत्र के पीछे है। वह युद्ध क्षेत्र के द्वार से आगे चलकर घूमकर घर पहुंच सकता है, लेकिन इसमें उसे काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए वह सीधे आयोजन स्थल से जाता है, जिससे दूरी सबसे कम हो जाती है। स्टेडियम से आगे बढ़ने पर एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का सामने का आंगन है। सामने के आंगन के पीछे एक 3 मंजिला विला है जो जूलियन का घर है। विला के पीछे एक विशाल पिछवाड़ा है जहां उसके माता पिता के अधिकांश पोकेमोन रखे गए हैं। मेटाग्रोस के पीछे घर में प्रवेश करते ही जूलियन ने अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंक दिया और तुरंत सोफे पर लेट गया। मेटाग्रोस ने कंफ्यूजन के साथ फ्रिज खोला और उसमें से एक बर्फ से ठंडा कोक निकाला। धन्यवाद मेटाग्रोस, जूलियन ने कहा। इसी समय मार्टिना हाथ में चाकू लिए रसोई से बाहर निकली और नाराजगी से बोली, ठंडे दिन में ठंडी कोक पी रहे हो, देखते हैं जब तुम्हें दस्त होंगे तो क्या करते हो। मेटाग्रोस, तुम भी नहीं जानते कि उसके साथ क्या करना है। खैर, घर पहुंचते ही मुझे डांट पड़ी और मैं मेटाग्रोस को भी साथ ले आया था। जूलियन को इसकी आदत हो चुकी थी। ठंडी कोक का एक घूंट पीने के बाद उसने कहा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो यहाँ क्यों नहीं है? एक राष्ट्रीय स्तर के जिम के मालिक के रूप में इस बारे में न सोचें कि आप कितने व्यस्त हैं। वास्तव में आधे महीने में कुछ ही चैलेंजर हो सकते हैं।
आखिरकार चुनौती देने वाले की सबसे परेशान करने वाली शर्त छद्म अभिजात वर्ग का होना है और पूरे ड्रेकुरिया में केवल 18 जिम हैं। जब तक आप 8 राष्ट्रीय स्तर के जिम बैज एकत्र कर लेते हैं तब तक आप विश्व ट्रेनर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के 18 जिमों में से स्टील से बना जिम सबसे कठिन चुनौती है, इसलिए जब तक आपको अपनी ताकत पर पूरा भरोसा न हो आप इसे चुनौती देने नहीं आएंगे। पिछले कुछ दिनों में ओरेबर्ग की विशाल दीवार पर कुछ हलचल हुई है। तुम्हारे पिताजी देखने गए थे, वे जल्द ही वापस आ जाएंगे, टीना ने कहा। रहस्यमय लोक में कुछ गड़बड़ हो गई है, वह मेटाग्रोस को क्यों नहीं लाया? जूलियन ने चिंता से कहा। मेटाग्रोस उसके पिता का मुख्य पोकेमोन है और वह इसे अपने साथ न ले जाने को लेकर थोड़ा चिंतित है। यह एक छोटी सी समस्या है, वह एग्रोन को ले आया है, कोई बात नहीं, टीना ने दिलासा देते हुए कहा। इस बारे में सोचने के बाद जूलियन को राहत मिली। उसके पिता एक उच्च स्तरीय ट्रेनर थे और उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थीं। अगर इस रहस्यमयी दुनिया में सचमुच कुछ हुआ तो वे निश्चित रूप से मेटाग्रोस को साथ ले जाएंगे, न कि सिर्फ एक मुख्य पोकेमोन को। बातचीत करते करते जूलियन ने मेज पर रखी ठंडी कोला खत्म कर दी थी। लेक नंबर 1 मिडिल स्कूल लेक सिटी का एक प्रमुख हाई स्कूल था और उसमें कोई कैंटीन नहीं थी। जूलियन ने इस आइस कोला के बारे में 5 दिनों तक सोचा था। पोकेमोन की दुनिया और उनकी दुनिया के विलय के साथ ग्रह का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार 200 साल बीत जाने के बावजूद ग्रह का आकार अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन शुरुआत की तुलना में ये स्पीड काफी धीमी है। इसके अलावा इस सम्मेलन के कारण खंडहर और गुप्त क्षेत्र भी प्रकट हुए। खंडहर दुर्लभ और बेहद रहस्यमय होते हैं और जब भी खंडहरों से कुछ निकाला जाता है तो ये लोगों को पोकेमोन के बारे में अधिक जागरूक कर सकता है और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दे सकता है। 10 साल पहले ड्रेकुरिया के दक्षिणी भाग में अचानक एक खंडहर प्रकट हुआ। ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन ने तुरंत 5 एलीट और 10 शीर्ष वैज्ञानिकों को उस खंडहर में प्रवेश करने के लिए एक अभियान दल के रूप में भेजा और आसपास के क्षेत्र को अवरुद्ध कर दें ताकि दूसरे देशों के जासूस घुसपैठ न कर सकें। इस खंडहर से अभियान दल ने पोकेमोन संचरण से संबंधित उपकरण और अधिक उन्नत पोकेबॉल उत्पादन तकनीक को बाहर निकाला, जैसे कि इन वर्षों में दिखाई देने वाली लग्जरी बॉल इसी तकनीक का उत्पाद है। उससे पहले पोकेमोन संचारण तकनीक केवल समुद्र के उस पार स्थित सेलेस्ट्रिया के पास थी। तकनीक पर एकाधिकार के तहत सेलेस्ट्रिया के लोग अन्य देशों के साथ बड़ी मात्रा में संसाधनों और विशिष्ट देशों के पोकेमोन का आदान प्रदान करते थे। अब ड्रेकुरिया के पास भी ऐसी ही तकनीक है और कई देश जो सेलेस्ट्रिया द्वारा इस तकनीक का इस्तेमाल करके उन पर मनमाने ढंग से अत्याचार करने से नाखुश हैं, वे ड्रेकुरिया से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। इन तकनीकों को सामने लाने की कीमत के तौर पर प्रवेश करने वाले 5 एलीट लेवल ट्रेनर्स में से 3 की मौत हो गई और एलीट लेवल के मुख्य पोकेमोन में से लगभग सभी युद्ध में मारे गए। वहां केवल एक ही मानसिक शक्ति वाला एलीट ट्रेनर था जो मानसिक प्रकार के पोकेमोन के टेलीपोर्ट पर निर्भर होकर बाकी सभी को वापस ले आया और उसके अलाकाज़म की ताकत में मानसिक ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग के कारण गंभीर गिरावट आई। उन्हें इतना नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि खंडहरों में उनकी मुलाकात रेगित्रई और कई अन्य उच्च स्तरीय पोकेमोन से हुई थी। इसलिए खंडहरों की प्रत्येक क्वेस्ट एक बड़ी उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन साथ ही साथ अंतिम खतरे का भी। जहां तक गुप्त क्षेत्र की बात है, ये खंडहरों के समान है, लेकिन गुप्त क्षेत्र में रहने वाले सभी प्राणी पोकेमोन हैं और इसमें कोई तकनीक नहीं है। गुप्त क्षेत्र को सामान्य, उन्नत और शीर्ष स्तर में विभाजित किया गया है। पूरे ड्रेकुरिया में केवल 5 ही शीर्ष गुप्त क्षेत्र हैं और उनमें पौराणिक पोकेमोन के निशान और बड़ी संख्या में पोकेमोन पाए गए हैं। यह अत्यंत गुप्त क्षेत्र ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन के सख्त नियंत्रण में है। जब तक आपने देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया है या असाधारण उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, तब तक आप इसमें प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। सर्वोच्च गुप्त क्षेत्र के अंतर्गत उन्नत गुप्त क्षेत्र आता है और इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। संपूर्ण ड्रेकुरिया में 50 उन्नत गुप्त क्षेत्र हैं। इनमें से 18 बहुत खास हैं और ये सभी पोकेमोन एक विशिष्ट एट्रीब्यूट वाले हैं। उदाहरण के लिए लेक सिटी में ओरेबर्ग ग्रेट वॉल का गुप्त क्षेत्र, जहां सभी जीव स्टील पोकेमोन हैं, इसलिए यहां ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन ने एक राष्ट्रीय जिम का निर्माण किया है। जिम के मालिक का कर्तव्य है कि वह गुप्त क्षेत्र की रक्षा करे और उसमें मौजूद पोकेमोन को बाहर निकलकर मानव समाज में अशांति फैलाने से रोके। बेशक ट्रेनर एसोसिएशन ने भी गुप्त क्षेत्र के द्वार पर एक सेना तैनात कर रखी है। यदि गुप्त क्षेत्र में पोकेमोन का दंगा मच जाता है तो केवल राष्ट्रीय जिम ट्रेनर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता है और सेना का सहयोग आवश्यक होता है। 5 साल पहले मध्य दक्षिण प्रांत के पल सिटी में स्थित एक उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र ब्लू लेक में दंगा हुआ था और 7 एलीट स्तरीय पोकेमोन और 1 दर्जन छद्म एलीट सहित 300,000 से अधिक पोकेमोन गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल आए थे। परिणामस्वरूप उस समय पल सिटी का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो गया और अनगिनत लोग हताहत हुए। ये लड़ाई 7 दिनों तक चली, जिसके बाद ट्रेनर ने इन पोकेमोन को खदेड़ दिया और उन्हें सफलतापूर्वक गुप्त लोक में वापस भेज दिया। उस समय पल सिटी के नेशनल जिम के मालिक, एक जल प्रकार के एलीट, दंगे में मारे गए थे और 3 अन्य एलीट भी मारे गए थे। साधारण ट्रेनर और पोकेमोन का तो जिक्र ही नहीं। नेशनल जिम इस उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र खतरनाक है, लेकिन यह अनगिनत संसाधन और शक्तिशाली पोकेमोन भी प्रदान कर सकता है। एक राष्ट्रीय जिम का मालिक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन्नत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है, लेकिन वह प्रति वर्ष 6 से अधिक पोकेमोन नहीं पकड़ सकता है। यदि रिफ्ट पोकेमोन विद्रोह करते हैं तो जिम को नेतृत्व करना होगा, जो कि एक समतुल्य विनिमय है। इसके अलावा अन्य 32 उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र प्रमुख शीर्ष विश्वविद्यालयों और कंपनियों द्वारा नियंत्रित हैं और निश्चित रूप से इनका स्वामित्व ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन के पास है। सामान्य स्तर के गुप्त क्षेत्रों की बात करें तो उन्नत स्तर के गुप्त क्षेत्रों की तुलना में खतरे का स्तर काफी कम होता है। विशेष रूप से प्राथमिक गुप्त क्षेत्र में साधारण ट्रेनर 300,000 से 800,000 तक की कीमत चुकाने के बाद प्रवेश कर सकते हैं। जूलियन और उनका परिवार 200 साल पहले यहाँ एक बड़ा कबीला था। पोकेमोन की दुनिया के एकीकरण के साथ ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन की स्थापना हुई। उस समय जूलियन परिवार के पूर्वजों को एक बहुत ही सटीक दूरदर्शिता थी और उन्होंने देखा कि ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन भविष्य में एक विशाल संगठन होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सभी कबीले के सदस्यों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
200 वर्षों के विकास के बाद इस परिवार को ड्रेकुरिया के ट्रेनर संघ में बोलने का एक निश्चित अधिकार भी प्राप्त है और यहाँ तक कि पूरे येल प्रांत को नियंत्रित करने का भी अधिकार है, लेकिन वे बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और अधिकांश आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जूलियन स्कूल में भी बहुत शांत स्वभाव का है। किसी को नहीं पता कि उसके पिता राष्ट्रीय स्तर के जिम के मालिक और एलीट स्तर के ट्रेनर हैं। इसके अलावा उनके दादा ड्रेकुरियन अभिजात वर्ग के शीर्ष सदस्य हैं। वर्तमान में ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन में 500 से अधिक एलीट ट्रेनर पंजीकृत हैं और शीर्ष 18 एट्रीब्यूट एलीट सभी एलीट ट्रेनरों से आगे हैं। यदि आप 18 एलीट फायर खिलाड़ियों में से एक शीर्ष फायर एलीट बनना चाहते हैं तो आपको 8 राष्ट्रीय जिम बैज एकत्र करने होंगे जो 2 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। एक विकल्प है 5 साल में एक बार होने वाली विश्व चैंपियनशिप में भाग लेना। दूसरा ड्रेकुरियन एलीट चैलेंज के लिए है। यदि आप चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो आपको शीर्ष 18 एट्रीब्यूट एलीट खिलाड़ियों को चुनौती देने का अवसर मिलेगा। 6 बनाम 6 मैच में यदि आप उन्हें आधिकारिक रूप से हरा देते हैं तो आप उनके स्थान पर नए शीर्ष एट्रीब्यूट एलीट खिलाड़ी बन सकते हैं। इसलिए जूलियन के दादाजी सभी स्टील टाइप ट्रेनर में सबसे ऊपर नंबर 1 ट्रेनर हैं और शीर्ष एलीट ट्रेनर हैं। दादाजी 18 सबसे मजबूत एलीट खिलाड़ियों में से एक हैं, पिताजी एक राष्ट्रीय जिम के मालिक और एलीट खिलाड़ी हैं और माताजी एक वरिष्ठ ब्रीडर हैं। सभी रास्ते रोम की ओर जाने के बजाय रोम में जन्म लेना बेहतर है। जूलियन का जन्म रोम में हुआ था। ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने एक मजबूत ट्रेनर बनने की उम्मीद देखी। आखिरकार ट्रेनर का पेशा बहुत महंगा होता है। फायरस्टोन के एक टुकड़े का बाजार मूल्य 10 लाख से अधिक है और यदि शुद्धता पर्याप्त रूप से उच्च है तो इसका मूल्य 10 मिलियन से भी अधिक हो सकता है। अगर इसे मूनस्टोन, सनस्टोन या किसी अत्यंत दुर्लभ विकास पत्थर से बदल दिया जाए तो इसकी कीमत 50 मिलियन से भी अधिक हो जाएगी। वर्तमान तकनीक से विकास के पत्थर नहीं बनाए जा सकते हैं और ये केवल प्रमुख गुप्त क्षेत्रों और खंडहरों में ही पाए जा सकते हैं, इसलिए इनकी कीमत हमेशा से ही अधिक रही है। यदि आप एक एलीट लेवल पोकेमोन विकसित करना चाहते हैं और यदि उसमें पर्याप्त योग्यताएं हैं तो आपके द्वारा लगाए गए संसाधन लगभग 10 अरब तक पहुंच जाएंगे। पोकेमोन की दुनिया के एकीकरण के कारण ग्रह का आकार बढ़ गया, इसलिए देशों के क्षेत्र भी बड़े हो गए। अब ड्रेकुरिया की कुल जनसंख्या लगभग 2 अरब है और 30 करोड़ पंजीकृत ट्रेनर हैं, लेकिन अब तक केवल 500 से अधिक ही एलीट ट्रेनर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एलीट ट्रेनर बनना कितना मुश्किल है। खाना खाने से आधे घंटे से भी ज्यादा समय पहले जूलियन ने कॉफी टेबल पर रखा रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी चालू कर दिया। वह कोई फिल्म नहीं देखना चाहता था, बस समय बिताना चाहता था। ये बस चैनल दर चैनल बदलाव है। मूमो का दूध नवजात पोकेमोन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। खुशखबरी, मेलोटिक ब्यूटी स्टोर का भव्य उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन से 7 दिन पहले तक सभी खरीदारी पर 20% की छूट और 5,000 रुपये की खरीदारी पर मुफ्त उपहार का ऑफर भी है। गार्डेबॉर ने कहा था कि पाइन शैम्पू अच्छा होता है। हर चैनल पर पोकेमोन की तस्वीरें दिखाई जा रही थी, यहाँ तक कि जूलियन ने अभी जो कोक का कैन पिया था उस पर भी ब्लास्टोइस की तस्वीर थी। 100 साल पहले जब मनुष्य पोकेमोन के साथ शांति से रहते थे और खंडहरों से पोके बॉल बनाने की तकनीक का पता लगाया तो पोकेमोन और मनुष्यों के बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए। अब पोकेमोन जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पेट बना चुका है। निर्माण स्थलों पर आप माचोक, माचेम, गुरादुर, कॉन्केलडुर और अन्य शक्तिशाली मानवाकार पोकेमोन देख सकते हैं जो मनुष्यों को घर, सबवे, बंदरगाह और अन्य निर्माण तस्कों में मदद करते हैं। अस्पताल में आपको चांसी, ऑर्डिनो आदि और अन्य पोकेमोन देखने को मिलेंगे जो लोगों की देखभाल करेंगे। जूलियन और उसके परिवार के पास एक स्नेही देखभालकर्ता भी है। यह उसकी माँ टीना का स्टार्टर पोकेमोन है और वह परिवार में एक अच्छी सहायक भी है। इस बार जब मैं घर लौटा तो वह मुझे नहीं दिखी। अनुमान है कि वह पिछवाड़े में अन्य पोकेमोन की देखभाल कर रही होगी। हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में कैदी से पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी न हो, बल्कि अलाकाज़म जैसा कोई मानसिक शक्तियों वाला पोकेमोन हो। पिज़्जियोटो द्वारा टेकअवे और एक्सप्रेस डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपने हाथों में ईवे, स्किटी, जंपलिफ और अन्य छोटे पोकेमोन पकड़े हुए हैं। पेंगुइन ग्रुप द्वारा आज जारी की गई घोषणा के अनुसार पेंगुइन ग्रुप के चेयरमैन ने एलीट स्तर हासिल कर लिया है और अगले साल एलीट चैलेंज में भाग लेने की उम्मीद है। युन्स प्रांत के शुन शहर में अचानक एक गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ। विशेषज्ञों के परीक्षण के अनुसार इस गुप्त क्षेत्र की ऊर्जा का उतार चढ़ाव प्राथमिक स्तर का है और यह एक प्राथमिक गुप्त क्षेत्र है। विशेषज्ञों को वहां भेजा जा चुका है और उम्मीद है कि यह 1 सप्ताह में जनता के लिए खुल जाएगा। इस खबर ने जूलियन के मन में थोड़ी दिलचस्पी जगा दी। एक नया रहस्यमय क्षेत्र प्रकट हुआ है। हालांकि यह अभी प्रारंभिक स्तर का ही है, लेकिन नया होने के कारण इस रहस्यमय क्षेत्र में अभी तक कुछ भी विकसित नहीं हुआ है। पहले बैच के लोगों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। पूरे देश में हजारों प्राथमिक गुप्त क्षेत्र मौजूद हैं। लेक सिटी में 10 प्राथमिक गुप्त क्षेत्र हैं। नवीनतम प्राथमिक गुप्त क्षेत्र 3 साल पहले प्रकट हुआ था और अब ये लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका है, जिसका अर्थ है कि इसमें अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से खोदे गए इन प्राथमिक गुप्त क्षेत्रों में प्रवेश करने को तैयार हैं, क्योंकि प्राथमिक गुप्त क्षेत्रों में मौजूद खजाने, सामान, फल आदि अब उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनमें अभी भी पोकेमोन मौजूद हैं। अगर आप कैटरपी को भी पकड़ लेते हैं तो उसे बेचने पर आपको 40,000 या 50,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि गुप्त क्षेत्र में पोकेमोन को अत्यधिक पकड़े जाने से बचाने और उनके निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गुप्त क्षेत्र में पकड़े जा सकने वाले पोकेमोन की संख्या सीमित है और एक ही गुप्त क्षेत्र में साल में केवल 2 बार ही प्रवेश किया जा सकता है। कुछ फेटशाली लोग खोखले हो चुके प्राथमिक गुप्त क्षेत्र में हमेशा कुछ अच्छी चीजें ढूंढ लेते हैं और इस प्रकार उन्हें बहुत ऊंची कीमतों पर बेच देते हैं। एक बार एक ट्रेनर ने प्राथमिक गुप्त क्षेत्र में एक ग्रेटिनी को पकड़ लिया था, जिससे काफी सनसनी फैल गई थी। उस समय गुप्त क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति सत्र 5 लाख टिकटों की जगह 20 लाख टिकट कर दिए गए थे। कई लोगों को संदेह है कि यह गुप्त क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली कंपनी द्वारा रचा गया एक धोखा है, लेकिन भले ही ऐसा संदेह हो, स्पष्ट सबूतों के अभाव में कोई भी छद्म पौराणिक शावक के चैप्टर आर्म से इनकार नहीं कर सकता है। क्लिक, दरवाजा खुल गया। जूलियन से मिलते जुलते चेहरे वाला 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, जिसने ग्रे रंग का ओवरऑल पहना हुआ था, अंदर आया।
मेटाग्रोस तुरंत उड़कर ऊपर आ गया। पापा, आप समय पर वापस आ गए, मम्मी ने अभी अभी खाना बनाना शुरू किया है, जूलियन ने कहा। मैं यहाँ गंध की वजह से आया हूँ। जैक ने मेटाग्रोस के शरीर पर थपथपाया और उसके सिर पर कुछ बार थपथपाया और अचानक उसके अंदर से बहुत सारी धूल उड़ने लगी। जैक, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जल्दी करो और पहले नहा लो। टीना आखिरी व्यंजन लेकर बाहर आई, ये दृश्य देखा और पाया कि पहले चिकनी रही फर्श पर धूल की एक पतली परत जम गई थी और वह तुरंत क्रोधित हो गई। पत्नी गुस्से में थी, इसलिए जैक बिना कुछ कहे नहाने चला गया। मेटाग्रोस, मेरे लिए कपड़े बदल दो। मेटाग्रोस, उसे नजरअंदाज करो, वह आलसी है, उसे खुद ही हासिल करने दो। 10 मिनट बाद जैक नहाकर बाहर निकला और खाने की मेज पर गया, जहां माँ और बेटा रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि गुप्त क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ? टीना खाना खा रही थी और जूलियन और जैक के लिए कुछ व्यंजन लेकर आई। मेटाग्रोस बगल में एक विशेष ऊर्जा घन खा रहा है। हालांकि पोकेमोन इंसानी खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर वे इसे लंबे समय तक खाते हैं तो इससे उनके शरीर को नुकसान होगा, इसलिए एक उत्कृष्ट ट्रेनर पोकेमोन को इंसानी खाना नहीं देगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक एलीट स्टीलक्स की हलचल का कारण बन सकता है, जिससे इलाके के अन्य पोकेमोन भाग जाते हैं। इन पोकेमोन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, वे केवल अन्य पोकेमोन के क्षेत्र में जा सकते हैं और फिर वे लड़ते हैं, जिससे एक छोटा मोटा दंगा भड़क उठता है। अब मामला सुलझ गया है। एडवांस्ड ड्रिफ्ट्स में शीर्ष पर रहने वाला पोकेमोन एक एलीट पोकेमोन होता है और कुछ विशेष एडवांस्ड ड्रिफ्ट्स में छद्म चैंपियन पोकेमोन भी होंगे। ओरेबर्ग की महान दीवार एक विशेष गुप्त क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला संभावित चैंपियन पोकेमोन मेटाग्रोस और एक चांदी का मेटाग्रोस शामिल है। जूलियन के दादा और पिता दोनों के पास मौजूद ट्रम्प कार्ड चांदी के मेटाग्रोस हैं। उसके दादा का मेटाग्रोस गुप्त क्षेत्र में छद्म चैंपियन मेटाग्रोस से विभाजित एक प्रजाति है और उसके पिता का मेटाग्रोस उसके दादा के मेटाग्रोस से विभाजित एक प्रजाति है। मेटाग्रोस लिंगहीन होते हैं और वे कोशिकाओं के विभाजन की तरह ही प्रजनन करते हैं। तो सिल्वर मेटाग्रोस से जो निकलता है वह सिल्वर बेल्डम होता है, न कि सामान्य रंग का बेल्डम। ओरेबर्ग की महान दीवार में मौजूद छद्म चैंपियन मेटाग्रोस, जो 100 साल से भी अधिक समय पहले उनके परिवार के पूर्वज का पोकेमोन था, उनकी मृत्यु के बाद इस गुप्त क्षेत्र में मुक्त हो गया था। उस समय पोकेमोन केवल एलीट स्तर का था और 100 से अधिक वर्षों बाद इसमें एक छद्म चैंपियन की ताकत आ गई है। मेटाग्रोस के अस्तित्व के कारण ही परिवार का ओरेबर्ग की महान दीवार के गुप्त क्षेत्र पर उच्च स्तर का नियंत्रण है। 100 से अधिक वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पोकेमोन गुप्त क्षेत्र से निकलकर मनुष्यों के बीच आकर दुनिया में दंगा मचाए। साथ ही इस छद्म चैंपियनशिप मेटाग्रोस की बदौलत परिवार धीरे धीरे विकसित हुआ है और ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जो निश्चित रूप से उनके अपने प्रयासों से अविभाज्य है। कुलीन परिवारों के भी कुछ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर उनका कोई बस नहीं चलता, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण गलत काम करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सकारात्मक और मेहनती लोग होते हैं। ऐसा कोई कुलीन परिवार नहीं है जो अपने परिवार का लंबा इतिहास न चाहता हो, इसलिए परिवार के बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। आप यह मान सकते हैं कि जूलियन की मासिक जेब खर्च उसके जन्म से लेकर अब तक 600 पोक से अधिक नहीं रही है, और उसके शरीर पर जो कपड़े हैं वे आम लोगों के समान हैं, और वे सभी 1 या 200 रुपये की कीमत वाली वस्तुएं हैं। परिवार के खाना खत्म करने के बाद जूलियन ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला, उसे चपटा किया और कहा, माँ और पिताजी, ये ट्रेनर क्लास के लिए आवेदन पत्र है, कृपया अपना नाम साइन करें। ट्रेनर बनने के इच्छुक प्रत्येक छात्र को आवेदन पत्र घर ले जाकर अपने माता पिता से हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य है। यदि दोनों माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य को हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि वे अनाथ हैं तो उन्हें हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण करने का मतलब है कि आप ट्रेनर बनना चाहते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग ये बात जानते हैं और वे ट्रेनर बनने के आपके इस कदम का समर्थन भी करते हैं। लेकिन अगर वे आपका साथ नहीं देते और हस्ताक्षर नहीं करते, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप ट्रेनर नहीं बन सकते? नहीं, ट्रेनर बनना आपका अपना व्यवसाय है, लेकिन अपने रिश्तेदारों और बड़ों का समर्थन मिलने से आप इस राह पर और आगे बढ़ पाएंगे। जैक ने मुड़े हुए आवेदन पत्र को बिना कुछ बोले देखा, फिर जूलियन की ओर गंभीरता से देखते हुए पूछा, क्या आप वाकई ट्रेनर बनना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए ट्रेनर मत बनो क्योंकि तुम्हारे दादा और मैं दोनों ट्रेनर हैं। उसकी माँ टीना ने चिंतित आंखों से जूलियन को देखा। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा पेशा है जो लोगों को चिंतित कर सकता है, तो वह है ट्रेनर का पेशा। एक कुशल ट्रेनर एक परिवार को समृद्ध बना सकता है और यहाँ तक कि एक बिल्कुल नया ब्लड लाइन भी खड़ा कर सकता है। लेकिन ट्रेनर बनना एक बेहद खतरनाक पेशा भी है। अगर किसी ट्रेनर को ताकतवर बनना है तो उसे इंसानों या जंगली पोकेमोन से लड़ना होगा। पोकेमोन के हमले का नतीजा जानलेवा भी हो सकता है। ज्वाला, ओले, भूकंप, पत्थर फेंकना, वज्रपात, धुंध। एक साधारण ट्रेनर के शरीर वाले व्यक्ति को ऐसे परिणामों से चोट लगने पर भले ही वे मरे नहीं, उन्हें खाल में बदलना पड़ता है। पोकेमोन की लड़ाइयों के बाद हर साल अनगिनत ट्रेनर मारे जाते हैं। इसके अलावा ट्रेनर को गुप्त क्षेत्रों और खंडहरों का भी पता लगाना होगा, क्योंकि वे पोकेमोन को मजबूत बनाने, शक्तिशाली पोकेमोन को पकड़ने और उनका संरक्षण करने आदि के लिए सहायक सामग्री पा सकते हैं, और ये स्थान अनगिनत खतरों से भरे हुए हैं। कुछ ट्रेनर तो अपने ही पोकेमोन के हाथों मारे गए क्योंकि उन्हें अपने पोकेमोन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन में हर साल लगभग 30 मिलियन नौसिखिया ट्रेनर पंजीकृत होते हैं, और उनमें से केवल लगभग 2/3 ही दूसरे वर्ष तक जीवित रह पाते हैं। और हर साल विभिन्न कारणों से लगभग 7 मिलियन ट्रेनर की मृत्यु होती है, जिनका पता अभी भी लगाया जा सकता है। उनमें से कई गुप्त लोकों या खंडहरों में मृत पाए गए और उनके अवशेषों का कोई पता नहीं चला है। पापा, मम्मी, आप लोग किस बात की चिंता कर रहे हैं? हालांकि मैं अभी तक ट्रेनर नहीं बना हूं, लेकिन मेरे जीन तो आप लोगों से ही आए हैं, मैं तो जरूर जीनियस हूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर रेक्वाजा भी आ गया तो वह इसे रोक नहीं पाएगा, जूलियन ने दृढ़ता से कहा। रेक्वाजा को वर्तमान में प्रथम स्तर का पौराणिक जीव माना जाता है। यह ओजोन परत में रहता है और ओजोन परत को अपना क्षेत्र मानता है, जिसके कारण कई देशों द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रहों से इस पर हमले किए गए हैं।
उस समय सेलेस्ट्रिया इसे पकड़ने की कोशिश करना चाहता था और उसने एक दर्जन से अधिक एलीट और एक चैंपियन को भेजा, लेकिन रेक्वाजा ने उन्हें तरबूज और सब्जियां काटने की तरह मार डाला। और क्रोध में आकर रेक्वाजा सेलेस्ट्रिया के आकाश में उड़ गया और सेलेस्ट्रिया के एक महत्वपूर्ण आर्थिक शहर को खंडहर में बदल दिया। उस समय मानव जाति को एक प्रथम स्तर के दिग्गज की भयावहता देखने का द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट प्राप्त हुआ और यह भी कि दूसरा पक्ष आसानी से एक देश को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम था। वर्तमान में पूरे ड्रेकुरिया में 5 ज्ञात चैंपियन हैं। ये पांचों ही ड्रेकुरिया की ओर से अन्य देशों के लिए एक चुनौती हैं, जिससे अन्य देश जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते। अच्छा बच्चा, तो मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगा। जैक मुस्कुराया। उसने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए और टीना ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उसने आवेदन पत्र को मूल निशानों के अनुसार दोबारा मोड़ा और उसे अपनी पतलून की जेब में रख लिया। माँ और पिताजी, मैं पहले ऊपर जाता हूँ। वैसे दादाजी से कहिए कि बेल्डम को जल्दी से मेरे पास भेज दें। कल मैं ट्रेनर बनूंगा। बोलने के बाद जूलियन ऊपर चला गया। टीना ने ये शब्द सुने और तुरंत रसोई में फल काटने चली गई ताकि जूलियन के उन्हें ऊपर ले जाने का इंतजार कर सके। ये कमीना अपने पिता का मेटाग्रोस क्यों चाहता है? मेरा मेटाग्रोस भी बहुत अच्छा है। ठीक है मेटाग्रोस, तुम ऐसा कहते हो? जैक ने धीमी आवाज में कुछ कहा, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि मेटाग्रोस बर्तन में अपना सिर घुसाकर खुशी खुशी खा रहा था और उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। पिताजी के मेटाग्रोस में एक छद्म चैंपियन जैसी ताकत है। आपका मेटाग्रोस तो आप जल्द ही छोड़ देंगे। ये बहुत ही कमजोर है। टीना ने अपनी आंखें घुमाई। किसी पोकेमोन की विकास क्षमता काफी हद तक उसके माता पिता की ताकत पर निर्भर करती है। एक चैंपियन पोकेमोन के ब्लड लाइन ज और एक एलीट पोकेमोन के ब्लड लाइन ज में निश्चित रूप से अंतर होता है। योजक चिन्ह। अगले दिन जूलियन ने अटेंडेंट द्वारा लाया गया नाश्ता लिया और स्कूल चला गया। जब स्कूल का रास्ता काफी दूर था तो वह कार से उतर गया और मेबेक के ड्राइवर को पहले जाने दिया। अभी उसकी पहचान उजागर करने का समय नहीं है। जब हाई स्कूल का तीसरा साल शुरू होगा तब उसकी बेल्डम सुगंधित व्यक्तित्व का पर्दाफाश हो जाएगा, इसलिए अपने जीवन के अनुभवों को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह 8 बजे कक्षा के सभी छात्र आ चुके थे और प्रधानाध्यापक भी ठीक समय पर अंदर आए। उनके पीछे ट्रेनर संघ की वर्दी पहने 3 लोग थे और उनके पीछे सामान ढोने में मदद करने वाले 2 लोग थे, जिनमें माचोक भी शामिल था। छात्रों, ये लेक सिटी ट्रेनर एसोसिएशन के कर्मचारी हैं। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में ट्रेनर क्लास में प्रवेश लेने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति यहाँ आए। कल लाया गया फॉर्म साथ लाएं और वे इसे आपके लिए स्वीकृत कर देंगे। जूलियन की कक्षा में 40 लोग थे, लेकिन केवल 15 लोग ही उसके पास आए। बाकी लोग या तो घूर रहे थे या USLAV बड़ी ई न थे। ट्रेनर का पेशा पैसों की बर्बादी करता है और आम परिवार इसे वहन नहीं कर सकते। आवेदन पत्र में जूलियन का नाम, जन्मतिथि, घर का पता और माता पिता का विवरण दिया गया है। जब कर्मचारियों ने उसके माता पिता के नाम देखे तो वे अचानक आश्चर्यचकित हो गए और जूलियन की ओर देखने लगे, जिसने जल्दी से पलकें झपकाईं। कर्मचारियों ने जूलियन की बात समझ ली और सावधानीपूर्वक उसका फॉर्म सिस्टम में दर्ज कर दिया। ठीक है, ये छात्र स्टाफ ने कहा। डिंग, ट्रेनर के रूप में पंजीकरण करने के लिए होस्ट को बधाई। ट्रेनर सिस्टम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। रिवॉर्ड स्टार्टर पैक, प्रोबिंग आई, 200 बोनस अंक। डिंग, मुख्य लक्ष्य, एक स्टार्टर पोकेमोन प्राप्त करें। मिशन पुरस्कार, आभा की शक्ति, 500 अंक। टास्क विफल, कोई दंड नहीं। जूलियन के दिमाग में अचानक एक अपरिचित आवाज सुनाई दी और उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी के बाद वह USLAV बड़ी ईनता में बदल गई। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब पुनर्जन्म जैसी घटना घटित हुई है तो व्यवस्था का न होना कैसे संभव है। पता चला कि यह सिस्टम तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक मैं ट्रेनर क्लास के लिए साइन अप नहीं कर लेता। हालांकि इस सिस्टम में पुरस्कार पैकेज में बहुत कम चीजें हैं, केवल एक कौशल, जबकि अन्य प्रणालियों में कई अच्छी चीजें हैं। जांच पड़ताल करने वाली आंख, यह क्या है? असमंजस में पड़कर जूलियन ने अपनी निगाहें 2 माचोक पर केंद्रित कर लीं। पोकेमोन, माचोक लड़ाकू, स्तर 29, योग्यता, पीला, क्षमता, साहस, प्रॉप्स, कोई नहीं, लिंग पुरुष, चालें, घूरना, नीची लात, ऊर्जा केंद्रित करना, बदला लेना, नीची झाड़ू, गिराना, डरावना चेहरा, महत्वपूर्ण फेंकना। स्किल CD, मेगा पंच, मेगा किक, फायर पंच, आइस पंच। आना पे छोटे ऊ की मात्रा ब्लड लाइन की, कोई नहीं। अपने सामने मौजूद माचोक द्वारा प्रदर्शित जानकारी, विशेष रूप से योग्यता संबंधी जानकारी को देखकर जूलियन सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। यदि पोकेमोन का विकास ट्रेनर के प्रजनन से संबंधित है तो उसकी विकास सीमा उसकी योग्यता से संबंधित है। ठीक इंसानों की तरह बहुत से इंसानों में कभी कभी कुछ असाधारण व्यक्ति सामने आते हैं और ये व्यक्ति अक्सर कुछ ऐसे क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम होते हैं जिन्हें अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में हासिल नहीं कर पाते हैं। पोकेमोन के मामले में भी यही बात लागू होती है। एक बेहद अच्छा पोकेमोन अगर उसे सही तरीके से पाला पोसा जाए तो एलीट या चैंपियन भी बन सकता है, लेकिन अगर वह साधारण योग्यताओं वाला पोकेमोन है तो चाहे उस पर कितना भी संसाधन खर्च कर दिए जाएं, वह छद्म एलीट स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। पोकेमोन की एट्रीब्यूटों को 8 प्रकारों में विभाजित किया गया है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी और सुनहरा। क्रमशः संबंधित: नौसिखिया, लाल 0-20, साधारण, नारंगी 21-40, उन्नत, पीला 41-60, छद्म कुलीन, हरा 61-70, कुलीन, सियान 71-80, छद्म चैंपियन, नीला 81-90, चैंपियन, बैंगनी 91-99, दिग्गज 100 से ऊपर स्वर्ण। जंगली में पाए जाने वाले अधिकांश पोकेमोन की क्षमताएं लाल, नारंगी और पीले रंग की होती हैं, और कुछ असाधारण पोकेमोन जो हरे और सियान रंग के होते हैं उन्हें लाखों में एक कहा जा सकता है। गुप्त लोकों और खंडहरों में रहने वाले पोकेमोन के लिए प्राथमिक गुप्त लोकों में पोकेमोन की योग्यताएं जंगल में रहने वाले पोकेमोन के समान होती हैं, जबकि मध्यवर्ती और उन्नत गुप्त लोकों में योग्यताएं अधिक होती हैं, विशेष रूप से उन्नत गुप्त लोकों में जो ऊर्जा से भरपूर होते हैं, इसलिए पोकेमोन की योग्यताएं आमतौर पर पीले रंग की होती हैं और उससे ऊपर की होती हैं। एक ऐसा पोकेमोन जिसमें सियान रंग की योग्यताएं हों और जिसे एक ट्रेनर के रूप में सही तरीके से पाला पोसा गया हो, वह अक्सर एलीट पोकेमोन बन सकता है, और ऐसे पोकेमोन आमतौर पर सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं।
बाहरी दुनिया में कुछ शीर्ष प्रजनन कंपनियां कभी कभार इन्हें बेचती हैं और इनकी कीमत 100 मिलियन से अधिक होती है। आखिरकार सियान रंग की पहचान ये दर्शाती है कि भविष्य में आपको एलीट क्लास में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस तरह के पोकेमोन कुलीन परिवारों में भी अपेक्षाकृत दुर्लभ होते हैं। अधिकांश आम लोग इतने फेटशाली होते हैं कि उनके पास हरे रंग की योग्यता वाला पोकेमोन होता है। किसी पोकेमोन की योग्यता की जांच योग्यता परीक्षक की सहायता से की जा सकती है। क्वालिफिकेशन डिटेक्टर के बारे में जानकारी 30 साल पहले ड्रेकुरिया द्वारा एक अत्यधिक खतरनाक खंडहर से प्राप्त की गई थी और अभियान दल ने एक पूर्ण क्वालिफिकेशन डिटेक्टर भी बाहर निकाला और इसके लिए चुकाई गई कीमत बहुत अधिक थी। 2 छद्म चैंपियन, 10 एलीट और दर्जनों छद्म एलीट मारे गए। इसमें उनकी मुलाकात एंटेई, सुइक्यून और रायकू से हुई, जो तीनों तीसरे स्तर के दिग्गज पोकेमोन थे। अगर उस समय टीम लीडर के पास चैंपियन स्तर का पोकेमोन नहीं होता तो 300 से अधिक लोगों के अभियान दल में से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। और वह टीम लीडर अब ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया है, जो आज ड्रेकुरिया के 5 चैंपियन ट्रेनर में से एक है और सबसे शक्तिशाली भी है। हालांकि कीमत अधिक थी, लेकिन यह इसके लायक था। योग्यता जांचक की मदद से आप पोकेमोन की योग्यता की जांच कर सकते हैं और कम योग्यता वाले कुछ पोकेमोन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जिससे संसाधनों की काफी बचत होती है। इन संसाधनों को उच्च योग्यता वाले पोकेमोन में निवेश करने से युद्ध क्षमता में तेजी से सुधार हो सकता है। हालांकि यह कम क्षमता वाले पोकेमोन के लिए अनुचित है, लेकिन यह आवश्यक है। एक ट्रेनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर पोकेमोन की योग्यताएं कम हैं, तो वह एक शक्तिशाली ट्रेनर नहीं बन सकता। और इस योग्यता डिटेक्टर के प्रकट होने से ड्रेकुरिया को इस मामले में एकाधिकार प्राप्त हो गया, क्योंकि अभियान दल के बाहर आने के बाद इसके अस्थिर अंतरिक्ष के कारण खंडहर बिखर गए। इस वजह से अंदर मौजूद ज्यादातर पोकेमोन मर गए और कुछ पोकेमोन बाहरी दुनिया में भाग निकले, जिनमें 3 पौराणिक जीव भी शामिल थे। अब तक किसी भी खंडहर में कोई योग्यता डिटेक्टर नहीं मिला है और इस संबंध में केवल ड्रेकुरिया के पास ही निर्माण प्रक्रिया और मुख्य तकनीक है। किसी देश के लिए योग्यता निर्धारण प्रणालियों का महत्व स्पष्ट है। वर्तमान में प्रत्येक देश में शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन ट्रेनर है, न कि पहले की बंदूकें। इसलिए एक योग्यता डिटेक्टर का होना बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये पता लगा सके कि पोकेमोन की योग्यता उत्कृष्ट है या नहीं और क्या वह भविष्य में एलीट या यहां तक कि चैंपियन बन सकता है। योग्यता जांच उपकरण के आने से पहले बहुत से ट्रेनर कम योग्यता वाले पोकेमोन पर संसाधन खर्च करते थे, जिसके परिणामस्वरूप उनका अपना स्तर नहीं बढ़ पाता था। अंततः उन्हें पता चला कि इस पोकेमोन की योग्यता अच्छी नहीं थी। अब उनके पास शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए केवल इस एकाधिकार प्राप्त तकनीक पर निर्भर रहते हुए विभिन्न देशों के साथ लगातार कुछ अन्य तकनीकों का आदान प्रदान करते हुए, साथ ही उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र या अति गुप्त क्षेत्र में प्रवेश की योग्यताओं और प्रत्येक देश के लिए अद्वितीय पोकेमोन के आदान प्रदान के कारण ड्रेकुरिया स्पष्ट रूप से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। इस माचोक में केवल पीले रंग की ही क्षमता है, जिसका अर्थ है कि इसकी अधिकतम वृद्धि सीमा उन्नत स्तर के शिखर तक ही सीमित है। और योग्यता बढ़ाने वाला खजाना एक छद्म कुलीन पोकेमोन से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस दुनिया में अधिकांश मुख्यधारा के पोकेमोन की योग्यताएं भी पीले रंग की योग्यताएं हैं। जूलियन ने फिर से दूसरे माचोक की ओर देखा। पोकेमोन माचोक लड़ाकू, स्तर 31, योग्यता पीला, क्षमता साहस, प्रॉप्स कोई नहीं, लिंग पुरुष, चालें घूरना, नीची लात, ऊर्जा केंद्रित करना, बदला लेना, नीची झाड़ू, गिराना, डरावना चेहरा, महत्वपूर्ण फेंकना, स्किल कंट्रोल, मेगा किक, फायर पंच, आइस पंच, थंडर पंच, आना पे छोटे ऊ की मात्रा ब्लड लाइन की कोई नहीं। ये दोनों माचोक पीले रंग की क्षमता वाले हैं और इनके मूव्स भी एक जैसे हैं। यह माना जा सकता है कि जिन पोकेमोन की पीले रंग की क्षमता प्रमाणित हो चुकी है, वे मुख्य धारा की क्षमता में आते हैं। बहुत कम पोकेमोन की क्षमता पीले रंग से आगे बढ़कर हरे और सियान रंग तक पहुंचती है। इन दोनों माचोक को क्या हो गया है? लेक सिटी ट्रेनर एसोसिएशन के कर्मचारियों ने जूलियन को दोनों माचोक को सीधे घूरते हुए देखा, जिससे वे थोड़े शर्मिंदा हो गए। अरे कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि इन दोनों माचोक को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। जूलियन ने अपनी निगाहें हटा लीं। सच कहें तो हालांकि यह एक पीली क्षमता है, लेकिन वास्तव में इसे अच्छी तरह से विकसित किया गया है और चालों का संयोजन भी एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन की एट्रीब्यूटों के अनुरूप है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। इन दो माचोक पर उसे 20 मिलियन से अधिक संसाधन और धन खर्च करने पड़े और अकेले स्किल सीडी पर ही उसे लगभग 10 मिलियन खर्च करने पड़े। और थंडर पंच स्किल सीडी के लिए 5 लाख की आवश्यकता होती है। वह ट्रेनर एसोसिएशन का एक साधारण कर्मचारी था। हालांकि उसे हरे रंग की योग्यता प्राप्त पोकेमोन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविकता कड़वी थी। अगर वह अभी उसके सामने एक ग्रीन क्वालिफाइड पोकेमोन भी रख दे, तो भी उसके पास फिलहाल उसे प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन नहीं है और दो माचोक ने उसकी लगभग सारी ऊर्जा और वित्तीय संसाधन खर्च कर दिए हैं। कुछ दिनों में प्राथमिक गुप्त क्षेत्र में जाकर देखें कि क्या आपको कुछ अच्छा मिल सकता है और माचोक के लिए एक मोमेंटम बेल्ट खरीदें। शिक्षक एग, उनकी जानकारी ड्रैकोनियन ट्रेनर एसोसिएशन में दर्ज कर ली गई है। हमारा मिशन पूरा हो गया है, तो चलिए अब दूसरी कक्षाओं में चलते हैं। एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा उपकरण पैक करने के बाद उन्होंने इसे माचोक को सौंप दिया। ठीक है, तुम दोनों ने खूब मेहनत की है। प्रधानाध्यापक एग ने सिर हिलाया। द्वितीय वर्ष में कुल 6 कक्षाएं हैं और वे शेष 5 कक्षाओं के छात्रों की जानकारी दर्ज करना जारी रखेंगे। जूलियन, मुझे नहीं पता कि हम एक ही क्लास में दाखिला ले पाएंगे या नहीं, विल ने कहा। तुम मेरे साथ एक ही कक्षा में क्यों रहना चाहते हो? उसके साथ रहना अच्छा नहीं है क्या? उनसे कुछ ही दूरी पर उनकी कक्षा की नोरा भी ट्रेनर क्लास में प्रवेश करेगी, लेकिन वह एक ब्रीडर बनना चाहती है। वह एक ब्रीडर बनेगी और वह निश्चित रूप से हमारे बराबर की नहीं होगी। विल थोड़ा ऊस्लेव था। दूसरी ओर से आ रही छात्रा की युवा उपस्टेटस को देखते हुए जूलियन ने कहा, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप उसके साथ एक ही कक्षा में पढ़ सकते हैं। क्या तरीका है? आप भी ब्रीडर क्यों नहीं बन जाते? मानो या ना मानो, मैं अब तुम्हारा गला घोंट दूंगा। विल ने नाक से कुड़ी। अभी अभी उसे सच में लगा था कि जूलियन के पास कोई समाधान है, लेकिन वह उसे सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। जहां तक तथाकथित कक्षा की सुंदरियों की बात है, तो कक्षा की 16 लड़कियां सुंदर तो हैं, लेकिन स्कूल की अन्य सुंदरियों की तुलना में वे थोड़ी कम सुंदर हैं।
इसीलिए विल जैसा निराश व्यक्ति नोरा को पसंद करता है। लेकिन क्या पोकेमोन को पालने पोसने में अपनी भावनाओं को लगाना बेहतर नहीं होगा? ये कैसी नजर है? विल ने खुद को रोक नहीं पाया और जूलियन की गर्दन नोचने के लिए हाथ बढ़ा दिए। उसकी आंखों में दिख रही घृणा ने विल को बहुत गुस्सा दिला दिया था। चुप रहें। इसी समय प्रधानाध्यापक एडगर ने बोलना शुरू किया और विल को रुकना पड़ा। कक्षा में जल्द ही सन्नाटा छा गया और एडगर ने आगे कहा, गर्मी की छुट्टियों के बाद जिन्हें ट्रेनर क्लास और ब्रीडर क्लास में भेजा जाता है, उनके पास एक स्टार्टर पोकेमोन होना चाहिए। स्कूल द्वारा पोकेमोन के प्रकार और ग्रेड की कोई आवश्यकता नहीं है। कल मैंने तुमसे घर जाकर अपने माता पिता से पूछने को कहा था कि क्या तुम स्टार्टर पोकेमोन खुद तैयार करोगे या स्कूल से खरीदोगे। यह उस पोकेमोन का अंडा है जो इस समय स्कूल के प्रजनन केंद्र में है। आप पहले देख सकते हैं। अगर आप इसे स्कूल से खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पंजीकरण कराने आया हूँ। स्कूल का अपना एक पोकेमोन प्रजनन केंद्र भी है और कुछ स्कूल शिक्षक अपने पोकेमोन को वहाँ जमा करते हैं और कभी कभी स्कूल के प्रजनन केंद्र में अपने पोकेमोन के अंडे बेचते हैं, जो स्कूल के लिए एक योगदान होता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी जिसमें पोकेमोन के अंडे थे। अंडे के किनारे पर पोकेमोन का नाम, योग्यता, अनुमानित ऊष्मायन समय, उसके माता पिता का स्तर, अंडों की संख्या आदि भी लिखी होती है, जो देखने में बहुत विस्तृत लगती है। कुल मिलाकर 20 प्रकार के पोकेमोन अंडे हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक हैं। लेकिन ये सबसे आम पोकेमोन हैं, जैसे कि पिट्जी का अंडा, स्पीरो का अंडा, ऑडिश का अंडा, गोल्डीन आदि। यहाँ तक कि कैटरपी और वीडल के अंडे भी। सभी योग्यताएं पीले रंग में हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकारों के लिए कीमत अलग अलग है। हालांकि स्कूल के प्रजनन केंद्र में मिलने वाले अंडों की कीमत बाहर मिलने वाले उसी प्रकार के अंडों की तुलना में लगभग 20% कम होगी। हालांकि किस्में सीमित हैं, फिर भी यह गरीब परिवारों के छात्रों को ट्रेनर बनने की उम्मीद देती है। इन अंडों में सबसे ज्यादा ऑडिश किस्म के अंडे हैं। क्योंकि घास प्रकार के पोकेमोन संसाधनों को विकसित करने और बचाने में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वे आमतौर पर सूर्य के प्रकाश और थोड़ी मात्रा में भोजन से जीवित रह सकते हैं। हालांकि इसके अंतिम विकास वाइलोप्लम या बेलोसम को लीफस्टोन या सनस्टोन के साथ विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिनमें से दोनों की कीमत 5 मिलियन से अधिक है। हालांकि ऑडिश के ग्लूम में विकसित होने के बाद ग्लूम परिवार की अनूठी गंध के साथ वे अक्सर समान स्तर के कई पोकेमोन को बदबूदार बना सकते हैं। बेशक ये दुर्गंध सहयोगियों में कोई भेद नहीं करती। अगर ट्रेनर पहले से गैस मास्क नहीं पहनता तो दुर्गंध से बेहोश होने वाला पहला व्यक्ति खुद ट्रेनर ही होगा। और ग्लूम पॉइजन पाउडर, स्टन स्पोर, स्लीप पाउडर, मेगा ड्रेन और अन्य मूव्स भी सीख सकता है, जो कुछ गलत तरीके से ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। ऑडिश के बाद कैटरपी और वीडल के पास दूसरे सबसे अधिक हैं। बग टाइप पोकेमोन अपनी तेज विकास प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध हैं। नवजात कैटरपी अक्सर महज 1 महीने में बटरफ्री में विकसित हो सकता है। इनका भोजन भी बहुत सरल है और केवल लीफेज की आवश्यकता होती है। इसलिए बग टाइप पोकेमोन अक्सर कम से कम समय में प्रभावी युद्ध शक्ति बना सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनका जीवनकाल अन्य पोकेमोन की तुलना में बहुत छोटा होता है। साधारण परिवार वाले नौसिखिया ट्रेनर के लिए ग्रास और बग टाइप पोकेमोन सबसे अच्छे विकल्प हैं। हालांकि स्कूल के प्रजनन केंद्र में पोकेमोन के बहुत सारे अंडे हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के पोकेमोन के अंडों की संख्या सीमित है। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर जल्द ही कोई प्रधानाध्यापक एडगर के पास आया और अंडा चुन लिया। जूलियन की कक्षा से कुल 10 लोगों ने ट्रेनर क्लास के लिए पंजीकरण कराया और उनमें से 3 ने ब्रीडर क्लास में प्रवेश लिया। चयनित छात्रों के लिए स्कूल आपके पते के अनुसार आपके घर पर पोकेमोन अंडे भेजेगा, बेशक भुगतान नकद में ही किया जाएगा। अंतिम वाक्य पढ़कर कुछ छात्र हंस पड़े। जैसे ही कोई पोकेमोन अंडे से निकले, लेक सिटी में ट्रेनर एसोसिएशन में अपना नाम दर्ज कराएं। ध्यान रखें कि यदि आपके पहले पोकेमोन का स्तर 5 से अधिक है तो ट्रेनर एसोसिएशन आपका नाम दर्ज नहीं करेगा, खासकर वे छात्र जो बग टाइप पोकेमोन चुनते हैं। पिछले वर्षों में हमारे स्कूल में हमेशा कुछ ऐसे छात्र होते थे, क्योंकि वे अपने पोकेमोन के अंडे से निकलने से बहुत खुश होते थे और एसोसिएशन में पंजीकरण कराना भूल जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप पोकेमोन का स्तर 5 से अधिक हो जाता था। जब एडगर ने ये शब्द कहे तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी। सामान्य परिवारों के लिए एक शुरुआती पोकेमोन खरीदने में उनकी जीवन भर की बचत खर्च हो सकती है। यदि लापरवाही के कारण वे समय पर पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो उनके पास अपने बच्चों के लिए दूसरा शुरुआती पोकेमोन खरीदने के लिए कोई वित्तीय संसाधन नहीं बचते हैं। ड्रेकुरिया के ट्रेनर एसोसिएशन द्वारा यह निर्धारित करने का मुख्य कारण कि स्टार्टर पोकेमोन का स्तर 5 से अधिक नहीं हो सकता, यह है कि कुलीन परिवारों के बच्चों द्वारा गरीब ट्रेनर के रहने के वातावरण के क्षरण को सीमित किया जा सके। यदि ऐसा कोई नियम न हो तो कुलीन परिवारों के बच्चे 10 वर्ष की आयु में या यहाँ तक कि 7 या 8 वर्ष की आयु में भी पोकेमोन रख सकते हैं। 17 वर्ष की आयु तक उनके पोकेमोन का स्तर 40 या 50 तक पहुंच जाता है। ये लगभग एलीट स्तर तक भी पहुंच सकता है। और जो लोग शुरुआती दिनों में पोकेमोन रखने के योग्य नहीं थे, उनके लिए 17 साल की उम्र शुरुआती चरण है, और यह वह चरण है जब उन्होंने अपना पहला पोकेमोन हासिल किया होता है। वर्गगत विरोधाभास सभी देशों में मौजूद हैं। पोकेमोन के उदय के साथ वर्ग विरोधाभास और भी अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए विश्व ट्रेनर संघ ये निर्धारित करता है कि 17 वर्ष की आयु में स्टार्टर पोकेमोन प्राप्त करने से पहले दुनिया के सभी देशों को उनके नियमों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन ये भी निर्धारित करता है कि स्टार्टर पोकेमोन को पंजीकृत करने के बाद में पंजीकृत किए गए पोकेमोन का स्तर स्टार्टर पोकेमोन के स्तर से 10 स्तर ऊपर से अधिक नहीं हो सकता है। जब स्टार्टर पोकेमोन का स्तर 50 से अधिक हो जाता है तो यह नियम स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसका उद्देश्य कुछ कुलीन परिवारों के लोगों को उन खामियों का फायदा उठाने से रोकना भी है जो उन्हें उन उच्च स्तरीय पोकेमोन को पंजीकृत करने से रोकती हैं जिन्हें उन्होंने कुछ साल पहले स्टार्टर पोकेमोन को पंजीकृत करने के बाद प्रशिक्षित करना शुरू किया था। यदि ट्रेनर संघ को ऐसी किसी बात का पता चलता है तो सजा काफी गंभीर होती है। इसलिए भले ही कुलीन परिवार के लोगों के पास पहले से ही पोकेमोन हो, उन्हें अपने शुरुआती पोकेमोन को 50 से ऊपर के स्तर तक प्रशिक्षित करना होगा। इस नियम ने कुलीन परिवारों के ट्रेनर के विकास के समय को गंभीर रूप से सीमित कर दिया, लेकिन इसने वंचितों के विकास की रक्षा भी की। साथ ही ये नियम पूरे ड्रेकुरिया के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस नियम के बिना पूरे ड्रेकुरिया में वंचित ट्रेनर के लिए रहने की कोई जगह नहीं होगी। कुलीन परिवारों के सभी ट्रेनर के पास उन्नत स्तर से ऊपर के पोकेमोन होंगे। ये संपूर्ण ड्रेकुरिया के विकास के लिए भी अत्यंत अनुपयोगी है। जब किसी देश में वर्गों के बीच भारी असमानताओं के कारण संघर्ष होते हैं तो उस देश में अराजकता फैलने की संभावना रहती है। इसके अलावा गरीब परिवारों से आने वाले ट्रेनर की संख्या कुलीन परिवारों के ट्रेनर की तुलना में कहीं अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में कुछ ऐसे असाधारण लोग अवश्य होंगे जो अपने प्रयासों और फेट के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। वर्तमान में ड्रेकुरिया के शीर्ष 18 एट्रीब्यूट एलीट में से 7 साधारण परिवारों में जन्मे थे और ड्रेकुरिया के 6 चैंपियनों में से 2 सामान्य परिवारों से थे। ये प्रतिशत पहले से ही बहुत अधिक है। ये 9 के 9 ट्रेनर हजारों आम नागरिक ट्रेनर के आदर्श हैं। अनगिनत आम नागरिक ट्रेनर एक दिन उनके जितने शक्तिशाली बनना चाहते हैं और उनके शब्दों और तस्कों का असर पूरे ड्रेकुरिया पर पड़ता है। इन नियमों के कारण ड्रेकुरिया ट्रेनर एसोसिएशन नागरिक ट्रेनर के बीच बहुत प्रतिष्ठित है। आम नागरिकों के ट्रेनर की नज़र में कम से कम उम्र के मामले में वे कुलीन परिवार के ट्रेनर के समान ही शुरुआती बिंदु पर खड़े हैं। बग टाइप चुनने वाले दोनों छात्र प्रधानाध्यापक के शब्दों को सुनते ही घबरा गए और वे अभी के बारे में लगभग भूल ही गए थे। बग टाइप पोकेमोन की विकास दर को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि जन्म के 3-4 दिनों के भीतर ही उनका स्तर 5 से अधिक हो जाएगा। यदि वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं तो संभवतः वे इस जीवन में ट्रेनर बनने का पेशा खो देंगे। आखिरकार साधारण परिवारों में जन्मे लोगों के लिए अक्सर केवल एक ही मौका होता है। गर्मी की छुट्टियों के ये 2 महीने मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें बर्बाद नहीं करेंगे, चाहे आप सामान्य कक्षा के तीसरे वर्ष के छात्र बने या ट्रेनर कक्षा या प्रजनक कक्षा के छात्र बने। यदि आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते हैं तो आप भविष्य में ट्रेनर भी बन सकते हैं। आज के जमीनी स्तर के अभिजात वर्ग ने विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद अपनी क्षमता के आधार पर एक व्यवसाय शुरू करने में सफलता प्राप्त की और 26 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। ट्रेनर के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु 17 वर्ष है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको इसी आयु में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ड्रैकोनियन ट्रेनर एसोसिएशन केवल न्यूनतम पंजीकरण आयु निर्धारित करता है, अधिकतम नहीं। इसलिए भले ही आपकी उम्र 80 साल हो, आप ट्रेनर के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनर की पहचान को सक्रिय करने के लिए आपको एक पोकेमोन को पंजीकृत करना होगा। ये प्रधानाध्यापक एडगर के शब्दों के कारण नहीं है। साधारण कक्षा में दाखिला लेने वाले अधिकांश छात्र उत्साहित थे। हर व्यक्ति एक संभावित स्टॉक है और हर आम व्यक्ति में अगला अभिजात वर्ग बनने की क्षमता है। अगर यह बात सच हो भी जाए तो भी यह एक सपना ही रहेगा। ट्रेनर क्लास और ब्रीडर क्लास भी हैं। ब्रीडर क्लास 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों तक अच्छी रहती है, लेकिन ट्रेनर क्लास में हाई स्कूल के तीसरे साल के पहले हफ्ते में ही बैटल रैंकिंग होती है और टॉप 15 में आने वाले खिलाड़ी एलीट क्लास में प्रवेश कर सकते हैं। कुलीन वर्ग सामान्य वर्गों की तुलना में प्रति सप्ताह 5 गुना अधिक संसाधन प्रदान करते हैं। ट्रेनर के पेशे में तेजी से प्रस्पीड करने के लिए प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, कस्बे हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। ये युद्ध के मैदान में हर जगह देखी जा सकती है। इसलिए स्कूली अवधि के दौरान विद्यालय छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना शुरू कर देता है, क्योंकि केवल वास्तव में उत्कृष्ट ट्रेनर ही शीर्ष पर पहुंचने के योग्य होते हैं। स्कूल से निकलने के बाद जूलियन एक गली से गुजरा जहां ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ओरेबर्ग की महान दीवार के रहस्य का मामला सुलझ गया है और हाल ही में चुनौती देने के लिए कोई नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए हमारे जिम के मालिक जैक इस दौरान अपेक्षाकृत खाली हैं। नहीं, वह इस समय पिछवाड़े में अपने पोकेमोन की सफाई कर रहा है। उसके हाथ में आधा मीटर लंबा स्टील का ब्रश है और वह उससे एग्रोन को साफ कर रहा है। एग्रोन जमीन पर आनंद के भाव से लेटा हुआ था। कॉन्किन। एग्रोन के पीछे 5 प्रथम क्लास के पोकेमोन हैं, जिनमें मेटाग्रोस, स्टीलिक्स, माविल, सिजोर और मैग्नेजोन शामिल हैं। ठीक है, अब लगभग आपकी बारी है। जैक ने बचे हुए 5 पोकेमोन को शांत किया। एग्रोन के आकार के कारण उसे साफ करना बहुत मुश्किल था। इसी क्षण अचानक उसके सामने हवा का एक तेज झोंका आया और फिर खून के रंग के पंखों वाला और कुछ हद तक भयावह सिर वाला एक पोकेमोन उसके सामने प्रकट हुआ। गर्जन। सेलामेंस, क्या मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें साफ नहीं किया था? जैक ने अपनी हथेली से सेलमेंस के फैले हुए सिर को दूर धकेल दिया। वह कुछ बोल नहीं सका। हालांकि वह स्टील पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसके पास अन्य एट्रीब्यूटों वाले पोकेमोन भी हैं। ये स्टेटस शीर्ष ट्रेनर के बीच भी बहुत आम है, इसलिए इसका उपयोग न केवल जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि पोकेमोन के बारे में अधिक जानने के लिए भी किया जा सकता है। कुछ शीर्ष स्तर के ट्रेनर ने तो ये भी पाया कि उपगुण विकसित करते समय द्वितीयक गुण के लिए उनकी प्रतिभा मुख्य गुण के समान थी और बहुत कम ही मुख्य गुण से आगे निकल पाए। और कुछ एट्रीब्यूटें उप एट्रीब्यूटों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए, घास प्रकार के पोकेमोन का दूसरा गुण ज्यादातर विष प्रकार का होता है और उड़ने वाले प्रकार के पोकेमोन का दूसरा गुण ज्यादातर सामान्य प्रकार का होता है। और कई ड्रैगन पोकेमोन में दूसरा गुण उड़ने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, एनीमे में एक ड्रैगन टाइप एलीट स्पष्ट रूप से ड्रैगन टाइप ट्रेनर है, लेकिन उसे फ्लाइंग चैंपियन कहा जाता है। जैक ने दूसरा गुण नहीं चुना। वह स्टील के रास्ते पर अंत तक जाना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उसे सेलामेंस मिल गया। अगर ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन के नियम न होते तो बैगन संभवतः जूलियन को दे दिया जाता, जो उस समय केवल 7 साल का था। बैगन जूलियन के साथ पला बड़ा हो सकता था। जब जूलियन 17 साल का हुआ, तब तक बैगन सेलामेंस में विकसित हो चुका था। उसके साथ भले ही वह एलीट न हो, लेकिन छद्म एलीट की गारंटी थी। वर्तमान सेलामेंस एक लेवल 65 का छद्म एलीट है। इसलिए ड्रेकुरिया के नियम के अनुसार जूलियन भी एक पीड़ित है, अन्यथा वह अब एक 17 वर्षीय छद्म कुलीन ट्रेनर होता। वह 17 वर्षीय नौसिखिया ट्रेनर नहीं, जिसने अभी अभी शुरुआती पोकेमोन के लिए पंजीकरण कराया है। अंतर बहुत बड़ा है। पिताजी, मेरी बेल्डम कहाँ है? जूलियन घर लौटा, लेकिन उसे अपने माता पिता नहीं मिले। इस समय उसकी माँ को प्रजनन गृह में काम करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने पिता को पिछवाड़े में एग्रोन की सफाई करते हुए पाया। तुम्हारे दादाजी ने आज सुबह बेल्डम को भेजा था और पोके बॉल तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारे तकिए के बगल में रखी है। सुनने के बाद जूलियन जल्दी से मुड़ा और ऊपर चला गया।
ये बच्चा कितना अधीर है, मैं तो इसकी उम्र में कहीं ज्यादा स्थिर था। मेटाग्रोस, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जैक मुस्कुराया और शेखी बघारी। हालांकि उसके बगल में मौजूद मेटाग्रोस ने अनादरपूर्वक अपना शरीर उससे दूर मोड़ लिया। जब वह तीसरी मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम में पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर गया तो जूलियन ने तकिए के किनारे पर लग्जरी बॉल देखी। दिल में उत्साह, हाथों में कंपकंपी। ये शब्द जूलियन की वर्तमान स्टेटस का वर्णन करने के लिए पर्याप्त हैं। जन्म से ही पोकेमोन के संपर्क में रहने के बावजूद उसे आखिरकार एक स्टार्टर पोकेमोन पाने के लिए 17 साल इंतजार करना पड़ा है। लेकिन ये सभी उसके माता पिता के पोकेमोन हैं, ये उसके अपने पोकेमोन के समान कैसे हो सकते हैं? लग्जरी बॉल को उठाकर हल्के से दबाने पर लग्जरी बॉल खुल गई और उसमें से एक सफेद रोशनी निकली, जिसके बाद जूलियन के सामने हवा में एक चांदी सफेद पोकेमोन तैरता हुआ दिखाई दिया। यह एक चांदी का बेल्डम है। बेल्डम एक प्रकार का यांत्रिक जीव है जो डंबल जैसा दिखता है। एक लंबा धड़, कूल्हों पर एक विशाल पंजा, धड़ के सामने वाले हिस्से में बॉल एंड सॉकेट जोड़ में धंसा हुआ लगभग गोल सिर और बीच में एक विशाल लाल आंख। इस समय सबकी निगाहें उत्सुकता से अपने सामने खड़े जूलियन पर टिकी हुई थीं। सिर की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक मुकुट होता है। पोकेमोन बेल्डम स्टील साइचिक। स्तर 5। योग्यता नीला। क्षमता हल्का धातु। प्रॉप्स कोई नहीं। लिंग कोई लिंग नहीं। चाल टैकल। प्रोबिंग आई की मदद से जूलियन के सामने बेल्डम की जानकारी देखी जा सकती है। जब उसने देखा कि योग्यता कॉलम नीले रंग में प्रदर्शित हो रहा है तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। सियान रंग की योग्यताओं वाले पोकेमोन के एलीट पोकेमोन बनने की संभावना होती है, बशर्ते ब्रीडर उपयुक्त हो, और नीले रंग की योग्यताओं वाले पोकेमोन एक छद्म चैंपियन होते हैं। जूलियन और उसके परिवार की क्षमताओं के बावजूद छद्म चैंपियन योग्यता वाले पोकेमोन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। छद्म चैंपियन योग्यता वाले पोकेमोन बहुत दुर्लभ होते हैं। ये जंगली, रहस्यमय क्षेत्रों, खंडहरों और निषिद्ध स्थानों में बहुत ही दुर्लभ है। नीले रंग के लिए योग्य अधिकांश पोकेमोन छद्म चैंपियन ट्रेनर के अपने पोकेमोन की संतान हैं, जैसे कि उसके सामने मौजूद बेल्डम, जो उसके दादा के छद्म चैंपियन मेटाग्रोस से अलग होकर बना था। क्योंकि यह सीधे शरीर से अलग किया गया है, इसलिए बेल्डम मेटाग्रोस के गुणों को पूरी तरह से विरासत में प्राप्त करता है। यदि यह एक ऐसा पोकेमोन है जो पोकेमोन के बीच प्रजनन द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसकी योग्यता दोनों माता पिता से प्रभावित होती है, और ऐसे उच्च योग्य माता पिता भी होते हैं जो कम योग्य पोकेमोन अंडों को जन्म देते हैं। इस तरह की चीजें मानव समाज में अक्सर होती हैं, और पोकेमोन की दुनिया में भी यह स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए मेटाग्रोस जैसे पोकेमोन अगली पीढ़ी को जन्म देने के लिए खुद को विभाजित करके एक दूसरे की क्षमताओं को लगभग पूरी तरह से विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। बेशक विभाजन के बाद मेटाग्रोस कमजोरी के दौर में प्रवेश करेगा और दूसरे को 10 वर्षों के भीतर विभाजित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह इसकी अपनी योग्यता और जीवनकाल को प्रभावित करेगा। नीली योग्यता एक छद्म चैंपियन है, और बेल्डम तो सिर्फ शुरुआती चरण है। इसके 2 विकास हैं। अगर इसे वह खजाना मिल जाता है जो बेल्डम की क्षमता को बढ़ाता है, तो शायद जब यह मेटाग्रोस में विकसित होगा तो इसकी क्षमता बैंगनी हो जाएगी। यह एक छिपी हुई क्षमता है जिसका नाम लाइट मेटल है, जो निस्संदेह बेल्डम जैसे पोकेमोन के लिए सामान्य कठोरता की तुलना में अधिक उपयुक्त है। स्टील टाइप वाले पोकेमोन बहुत भारी होते हैं, और वर्तमान बेल्डम का वजन लेवल 5 पर 200 पाउंड है, और इसके अंतिम विकासवादी मेटाग्रोस का वजन 1000 पाउंड से अधिक है। इतना वजन निस्संदेह इसकी स्पीड को प्रभावित करेगा, और लाइट मेटल एबिलिटी इसके शरीर के वजन को आधा कर सकती है, जिससे इसका बोझ काफी कम हो जाता है। बेल्डम, मैं जूलियन हूँ, हम भविष्य में साझेदार होंगे, हम मिलकर इस दुनिया की खूबसूरत चीजों को देखेंगे और सिंहासन के शिखर तक पहुंचेंगे। जूलियन ने बेल्डम के सामने अपनी हथेली फैला दी। बेल्डम की लाल आंखें कुछ देर तक जूलियन की ओर घूमी और चुपचाप उसे देखती रहीं, लेकिन जूलियन को उसकी ओर से कोई हलचल नहीं दिखी। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर जूलियन की हथेली पर रख दिया। डिंग, मुख्य मिशन पूरा हुआ। प्राथमिक आभा की शक्ति मुक्त हो गई है। 500 बोनस अंक। उसके दिमाग में एक आवाज आई और फिर जूलियन ने अपने शरीर में एक गर्म प्रवाह महसूस किया, और कुछ देर बाद वह गायब हो गया। सिस्टम द्वारा स्टार्टर पोकेमोन प्राप्त करें नामक मुख्य टास्क जारी करने से पहले इसका पुरस्कार ऑरा की शक्ति थी। मुझे लगा था कि यह ऑरा का पूरा वर्जन है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ प्राथमिक स्तर होगा। ये सिस्टम बहुत कंजूस है। दुनिया की हर चीज की अपनी आभा होती है, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी आभा का उपयोग नहीं कर सकती। बहुत कम लोग ही आभा की शक्ति को जागृत कर पाते हैं। इस ग्रह को पोकेमोन की दुनिया में एकीकृत कर दिया गया है, और बहुत कम संख्या में मनुष्यों में अलौकिक शक्तियां उभरकर सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, ड्रेकुरिया के 18 शीर्ष एलीट में से एक मानसिक शक्ति वाले एलीट ने अपनी मानसिक शक्ति को जागृत किया, और पोकेमोन के साथ जुड़ने के लिए अपनी स्वयं की मानसिक शक्ति पर भरोसा करते हुए वह मानसिक शक्ति वाले पोकेमोन की क्षमता को बढ़ा सकता है। ड्रैगन एलीट की ड्रैगन पावर भी है, और वे फेटशाली लोग भी हैं जिन्होंने विरिडियन की पावर प्राप्त की है, जो पोकेमोन को ठीक कर सकती है। ये क्षमताएं बिना किसी अपवाद के पोकेमोन को विकसित होने में मदद कर सकती हैं, और कुछ गुण प्राप्त करने या विशिष्ट पोकेमोन का पक्ष जीतने में भी मदद कर सकती हैं। कुआं, घर के पिछवाड़े में जैक की दूसरी टीम में मौजूद लुकारियो अचानक हल्का सा चौंक गया और विला की ओर दौड़ पड़ा। क्या हुआ लुकारियो? जैक ने तुरंत ल्यूकारियो की असामान्य स्टेटस को पहचान लिया। चिल्लाने के बाद भी ल्यूकारियो नहीं रुका और उसका ध्यान विला की ओर ही था। अपने बेटे जूलियन के बारे में सोचते हुए, जो अभी भी विला में था, और इस डर से कि ल्यूकारियो की आभा ने कुछ गड़बड़ महसूस कर ली होगी, जैक ने जल्दी से ब्रश नीचे गिरा दिया और विला की ओर दौड़ पड़ा। प्राथमिक आभा शक्ति अभी जागृत हुई है। अगर आप अपने हाथों से आभा गोले का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचना भी मत। अब अगर आपका हाथ नीली रोशनी उत्सर्जित कर सकता है तो यही काफी होगा। बेल्डम ने उत्सुकता से अपने नए ट्रेनर जूलियन की ओर देखा। उसे अचानक उसके आसपास एक बहुत ही आरामदायक आभा क्यों महसूस हो रही थी। जूलियन ने अपनी नीली रोशनी से जगमगाती हथेली से बेल्डम के सिर को धीरे से सहलाया, और बेल्डम ने आभा की शक्ति के कारण आराम से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके शरीर में मौजूद आभा ने जूलियन की हथेली में मौजूद आभा पर प्रतिक्रिया दी, जिससे उसे बेहद आरामदायक महसूस हुआ, मानो वह कोमलता और लचीलेपन से भरे बादल में हो। डिंग, डेली तिस्कों, बेल्डम के साथ संबंध विकसित करें।
इनाम, बेल्जियम के विशेष ऊर्जा क्यूब्स के 10 बॉक्स, 50 अंक। असफलता पर कोई दंड नहीं। मुख्य मिशनों के अलावा डेली मिशन भी हैं। बेल्जियम को आराम से आंखें सिकोड़ते हुए और उसके हाथ पर ठंडी धातु का स्पर्श देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह लोहे से खेल रहा हो। डिंग, मिशन पूरा किया। बेल्जियम के विशेष ऊर्जा ब्लॉकों के 10 बॉक्स, वितरण के लिए 50 अंक। जैसा कि जूलियन ने सोचा था, ये काम जल्द ही पूरा हो गया, लेकिन उसी क्षण लुकारियो अचानक जूलियन के बेडरूम के दरवाजे पर प्रकट हुआ। बेटा, क्या तुम ठीक हो? जूलियन की हथेली पर नीली रोशनी देखते ही जैक भी तुरंत वहां आ गया और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। जैक के पूछने का इंतजार किए बिना जूलियन ने अपने हाथ में मौजूद नीली रोशनी को गायब कर दिया और हल्के से कहा, मैंने गलती से ऑरा की शक्ति को जागृत कर दिया है। अभी यह ऑरा की शक्ति की एक प्राथमिक लहर मात्र है। अधिकतम हथेली से नीली रोशनी निकलती है और एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है, लेकिन यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं रहता, खासकर जब पोकेमोन की मालिश के लिए ऑरा का उपयोग किया जाता है, तो इसकी खपत तेजी से होती है। लेकिन बेल्जियम को देखकर ऐसा लगता है कि उसे ऑरा द्वारा मालिश करवाना पसंद है। जैसे ही उसने ऑरा को दूर रखा, उसे बेल्जियम की आंतरिक हानि का एहसास हुआ। अनजाने में आभा की शक्ति का जागरण। जैक के होंठों का कोना बुरी तरह फड़क उठा, जिससे वह जो कहना चाहता था वह कह नहीं पाया, लेकिन ऐसा लगता है कि कई लोगों में ये अलौकिक शक्तियां जूलियन की तरह अचानक जागृत हो जाती हैं। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात ब्लडलाइन अनुक्रम है। यदि पूर्वजों में से किसी ने अलौकिक शक्ति को जागृत किया है, तो उसके ब्लडलाइनों के ब्लडलाइन में इस शक्ति का गुण मौजूद होगा, लेकिन उनमें से अधिकांश इसे जागृत नहीं कर सकते। दरअसल, जूलियन के परिवार के पूर्वजों में एक ऐसा पूर्वज था जिसने आभा की शक्ति को जागृत किया था, और जैक और अन्य लोग उसी पूर्वज के ब्लडलाइन जे थे। उस समय परिवार समृद्ध था और परिवार में 200 से अधिक बच्चे थे। दरअसल 100 साल से भी अधिक समय पहले पोकेमोन पर आधारित एक युद्ध विभिन्न देशों के बीच छिड़ गया था। परिवार ने अपने कबीले और देश की रक्षा की। इस युद्ध में कई बच्चे मारे गए और कबीले के सदस्यों की संख्या में भी भारी कमी आई। जूलियन की पीढ़ी में वह प्रत्यक्ष ब्लडलाइन में इकलौता व्यक्ति था। हालांकि उसके दादा ने 2 लड़कों और एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन उसके पिता दूसरे बच्चे थे और उसके चाचा की केवल एक ही बेटी थी। पूर्वज के बाद से परिवार में किसी ने भी आभा की शक्ति को जागृत नहीं किया था, जब तक कि जूलियन ने प्राथमिक आभा की शक्ति को जागृत करने के लिए इस सिस्टम पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। मुझे पता है कि मैंने जिस बेटे को जन्म दिया है वह प्रतिभाशाली है, ऑरा की शक्ति से परिपूर्ण है। 100 से अधिक वर्षों के बाद आखिरकार परिवार को ऑरा का दूसरा उत्तराधिकारी मिल गया है। जैक के दिल में उठे आश्चर्य के बाद वह जोर से हंस पड़ा। पोकेमोन जादुई शक्तियों में महारत हासिल कर सकते हैं, यानी 18 गुणों की शक्ति में। लेकिन मनुष्य तो साधारण लोग हैं, वे शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल पोकेमोन को प्रशिक्षित करने और उन पर नियंत्रण रखने पर ही निर्भर रह सकते हैं। यहाँ तक कि एक चैंपियन ट्रेनर भी, अगर उसके पास अलौकिक शक्तियां नहीं हैं, तो वह एक साधारण व्यक्ति है जिसे चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारा जा सकता है। लेकिन अगर वह मानसिक शक्ति, आभा शक्ति आदि जैसी अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल कर लेता है, तो कम से कम उसके पास खुद की रक्षा करने की एक निश्चित क्षमता तो होती ही है। ट्रेनर बनना एक बेहद खतरनाक पेशा है। पोकेमोन की सुरक्षा के बावजूद भी लड़ाइयों के बाद और दुश्मन के अचानक हमलों के कारण बड़ी संख्या में ट्रेनर मारे जाते हैं। लुकारियो जूलियन के पास गया और अपनी हथेली उसकी छाती पर रख दी। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जूलियन ने स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रोका और अपनी जिज्ञासु निगाहों से लुकारियो को देखा। योजक चिन्ह, पोकेमोन लुकारियो फाइटिंग स्टील, स्तर 71। योग्यता सियान, क्षमता दृढ़, प्रॉप्स ब्लैक बेल्ट। लिंक पुरुष, मूव्स क्विक अटैक, फाइनल गैम्बिट, वर्क अप और स्फीयर काउंटर, लेजर फोकस, हेल्पिंग हैंड्स, काम माइंड, मेटल साउंड, बोन रश, स्वॉर्ड डांस, हील पल्स, मेटियोर मैश, ड्रैगन पल्स, एक्सट्रीम स्पीड, क्लोज कॉम्बैट। डिस्क स्किल्स, एजिलिटी, रिवर्सल, बल्क अप, हाइपर बीम, फोकस ब्लास्ट, रिवेंज, ब्रिक ब्रेक, ड्रेन पंच। आना पे छोटे ऊ की मात्रा, ब्लड लाइन का कौशल, बुलेट पंच, माइंड रीडर, वैक्यूम वेव। योजक चिन्ह, लुकारियो के शानदार कौशल भंडार को देखकर जूलियन का मुंह में पानी आ गया। आखिर बेल्जियम के पास फिलहाल सिर्फ टैकल का ही कौशल है। लुकारियो बुरा नहीं है, तुमने अब ऑरा की शक्ति को जागृत कर लिया है, और जब समय आए तो अपने दादाजी से एक उत्कृष्ट योग्यता वाला पोकेमोन अंडा या रियोलू ढूंढने को कहो। जूलियन के मुंह से लार टपकने वाले भाव को देखकर जैक को लगा कि वह अपने पोकेमोन के लिए लालची हो रहा है, और उसे खुशी भी हुई क्योंकि वह अपने बेटे से ईर्ष्या कर रहा था जिसने ऑरा की शक्ति को जागृत कर लिया था। तुम तो दिन भर सिर्फ दादाजी को परेशान करना जानते हो, क्या मेरे लिए कोई नहीं ढूंढ सकते? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। जूलियन ने अपने पिता को अवाक होकर देखा। आपकी उम्र कितनी है? आप इस तरह कैसे कह सकते हैं? आप तो एक राष्ट्रीय जिम के मालिक हैं। क्या आपके बेटे के लिए रियोलू ढूंढना इतना मुश्किल है? हालांकि मैंने ऑरा की शक्ति को जागृत कर लिया है। अगर रियोलू मौजूद है तो यह ऑरा की शक्ति को पूरी तरह से बढ़ा सकता है। यह भविष्य में लुकारियो में विकसित होगा और बहुत संभव है कि यह मेरे हाथ का तुरुप का पत्ता बन जाए। लुकारियो की आभा उसकी अपनी आभा को मजबूत करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। लुकारियो की हथेली को अपनी छाती पर रखे हुए देखकर जूलियन को लगा कि उसने पहले जो आभा ग्रहण की थी वह धीरे धीरे पुनः प्राप्त हो रही है। क्या बात है, रियोलू जैसे पोकेमोन बेल्जियम जितने ही दुर्लभ हैं, लेकिन अगर आपको हरे रंग की क्षमता वाला पोकेमोन चाहिए तो मैं अभी आपके लिए उसे ला सकता हूँ। जैक ने उस स्लेव चेहरे से जूलियन को फटकारा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। वैसे भी मेरे पिता मुझसे बेहतर हैं, तो क्या मैं उनसे उनके पोते की मदद करने के लिए नहीं कह सकता? रुको और अपने दादाजी को बताओ कि तुमने ऑरा की शक्ति जागृत कर ली है। भले ही मैं उन्हें न बताऊं, वे तुम्हारे लिए एक रियोलू ले आएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पहले पंजीकरण कराने ले चलता हूँ। मुझे लगता है कि बेल्जियम जल्द ही लेवल अप कर लेगा। अगर वह लेवल अप कर लेता है और तुम पंजीकरण नहीं कराते हो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसमें बड़ी बात क्या है? बेल्जियम मेरा दूसरा पोकेमोन हो सकता है। पिताजी, आप मुझे एक ग्रैटिनी दिला सकते हैं जिसे मैं अपना पहला पोकेमोन बना सकूं। जूलियन को कोई परवाह नहीं थी। उसका परिवार ड्रेकुरिया के प्रमुख परिवारों में से एक था। हालांकि परिवार में लोगों की संख्या कम थी, लेकिन इसी वजह से संसाधनों को उन पर केंद्रित किया जा सकता था।
अगर मेरे दादाजी स्टील टाइप एलीट न होते तो अपने पिता की ताकत से वे भी एक नए स्टील टाइप एलीट बन सकते थे। तुम क्या बकवास कर रहे हो बच्चे? दूसरी पीढ़ी के लोगों से मत सीखो, हमारे परिवार को इस तरह की चीजें पसंद नहीं हैं। जब बेल्डम को जूलियन के स्टार्टर पोकेमोन के रूप में पंजीकृत किया गया तो जूलियन आधिकारिक तौर पर एक नया नौसिखिया ट्रेनर बन गया। जूलियन के लगातार आंखें घुमाने के बावजूद जैक ने कुछ शब्दों से उसे प्रोत्साहित किया और गुस्से में वहां से चला गया। उसके पोकेमोन अभी भी पिछवाड़े में उसका इंतजार कर रहे हैं कि वह उन्हें साफ कर दे। बेल्डम को पोके बॉल से मुक्त करना और सिस्टम स्पेस से बेल्डम के लिए विशेष रूप से बनाए गए ऊर्जा ब्लॉकों का एक बॉक्स निकालना। घर में बेल्डम का एनर्जी क्यूब भी है, लेकिन जूलियन जाहिर तौर पर सिस्टम के एनर्जी क्यूब पर भरोसा करता है। आखिर सिस्टम ने तो उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद ही दिया होगा। बेल्डम का पहला गुण इस्पात है और दूसरा गुण मानसिक शक्ति है। इसलिए ऊर्जा ब्लॉक में इस्पात सिस्टम की ऊर्जा मुख्य ऊर्जा है और मानसिक सिस्टम की ऊर्जा पूरक है। ऊर्जा घन 2 सेंटीमीटर आकार का, हल्के पीले रंग का और बेहद कठोर है। जूलियन की ताकत के बावजूद ऊर्जा घन में जरा भी विकृति नहीं आई। ऊर्जा घन को बाहर निकालने के बाद बेल्डम जूलियन के सामने तैरने लगा और उसकी हथेली के केंद्र में स्थित ऊर्जा घन को सीधे घूरने लगा। उनके रिश्ते की वजह से जूलियन उसकी भावनाओं को महसूस कर सकता था, लेकिन चूंकि उसे कोई आदेश नहीं मिला था, इसलिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की। जूलियन इससे बहुत संतुष्ट था। ट्रेनर और पोकेमोन के बीच सबसे वर्जित बात यह है कि पोकेमोन ट्रेनर के आदेश का पालन नहीं करते और कुछ पोकेमोन तो ट्रेनर को चोट भी पहुंचाते हैं। हर साल एक ट्रेनर अपने ही पोकेमोन के हाथों मारा जाता है। इसे ले लो, जूलियन ने कहा। बेल्डम ने एनर्जी क्यूब खा लिया। जूलियन को लगा कि एनर्जी क्यूब बहुत सख्त है, लेकिन बेल्डम के मुंह में वह बहुत नाजुक साबित हुआ। कुछ ही पलों में वह चूर चूर हो गया। बेल्डम के हृदय से संतोष की भावना झलक रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह ऊर्जा घन उसकी आवश्यकता के लिए बहुत उपयुक्त है और यह सिस्टम द्वारा उत्पादित किए जाने योग्य है। स्तर 7 प्रोबिंग आई की मदद से जूलियन ने पाया कि बेल्डम लगातार 2 स्तरों पर लेवल 5 से लेवल 7 में बदल गया था, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय अपने हाथ में मौजूद ऊर्जा घनों के डिब्बे को देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि इस ऊर्जा घन का प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। बेल्डम, चलो पहले ट्रेनिंग ग्राउंड चलते हैं, अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर लो, फिर और एनर्जी क्यूब्स ले लेना। जूलियन ने देखा कि बेल्डम अभी भी अपने हाथ में रखे एनर्जी क्यूब के डिब्बे को देख रहा है, लेकिन उसकी बात अनसुनी करते हुए उसने डिब्बा अपनी जेब में रख लिया। उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि उनका स्टार्टर पोकेमोन शायद बेल्डम होगा, इसलिए उन्होंने बेल्डम, मेटेंग और मेटाग्रोस के बारे में ब्रीड की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। ये किताबें बाजार में उपलब्ध नहीं थीं, बल्कि मेटाग्रोस परिवार के प्रजनन के पारिवारिक अनुभव पर आधारित थीं। इस तरह के एक नोट के बदले में एक छद्म पौराणिक शावक प्राप्त किया जा सकता है। पोकेमोन के प्रजनन के बारे में अगर आप खुद से अध्ययन और समझ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कई बार भटकना पड़ेगा। गलत रास्ता चुनने पर आप वापस आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वापस आना संभव नहीं होता, क्योंकि तब तक पोकेमोन का शरीर घायल हो चुका होता है। जूलियन का परिवार 100 से अधिक वर्षों से मेटाग्रोस और स्टील प्रकार के पोकेमोन का प्रजनन कर रहा है और एक सिस्टम पहले ही बन चुकी है और परिवार की प्रत्येक पीढ़ी इस प्रजनन सिस्टम में सुधार करना जारी रखेगी। जब तक आप प्रजनन सिस्टम का पालन करते हैं और परिवार के संसाधनों को जोड़ते हैं, तब तक मेटाग्रोस देर सवेर छद्म चैंपियन पोकेमोन बन जाएगा। उसके परिवार के घर के पीछे का आंगन एक बड़े जंगल से जुड़ा हुआ है और इस जंगल में कई जंगली पोकेमोन रहते हैं। बेल्डम अपने वर्तमान स्तर पर केवल कैटरपी और वीडल जैसे पोकेमोन से ही लड़ सकता है, लेकिन जूलियन कुछ और चाहता है। और बेल्डम की पहली लड़ाई एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी के साथ ही होनी चाहिए। घर के पीछे एक बड़ा ट्रेनिंग मैदान है और मैदान की प्रकृति को बदला जा सकता है। जूलियन समय समय पर अपने पिता के पोकेमोन को अपने खिलाफ लड़ने का आदेश देता था और उसे 10 साल से अधिक का युद्ध अनुभव है। हालांकि ग्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन कुलीन परिवार के बच्चों से नागरिक ट्रेनर की शुरुआत कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर नीतियां और नीचे प्रत्युपाय मौजूद हैं। बड़े परिवारों का अपना तरीका होता है। हम आपकी नीति से सहमत हैं। 17 साल की उम्र से पहले अपने बच्चों के लिए पोकेमोन नहीं खरीद सकते, लेकिन हम उन्हें अपने पोकेमोन को हमारे खिलाफ खेलने और अपना अनुभव विकसित करने का आदेश देने दे सकते हैं। हम उनके स्टार्टर पोकेमोन को भी मजबूत बना सकते हैं। खजाने, सहायक वस्तुएं, कौशल डिस्क आदि जो उनके पोकेमोन की शक्ति को बढ़ाते हैं। ये चीजें आम ट्रेनर और कुलीन परिवारों के बच्चों के बीच की दूरी को लगातार बढ़ा रही हैं। और जूलियन 6 साल की उम्र से ही अपने माता पिता के पोकेमोन को आदेश देता आ रहा है कि वे उसके पिता या माता या फिर पीछे के पहाड़ के जंगल में मौजूद पोकेमोन से लड़ें। और उसने अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। जूलियन के माता पिता ने खास तौर पर उसके लिए 10, 20 और 30 से अधिक स्तर वाले पोकेमोन का एक समूह तैयार किया ताकि वह उनसे लड़ाई कर सके। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जूलियन का युद्ध अनुभव पहले ही उनके अधिकांश साथियों से कहीं अधिक है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो कुलीन परिवारों में पैदा हुए थे। चाहे कुलीन परिवार के बच्चे कितने भी सभ्य क्यों न हो, 6 साल की उम्र में भी तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो जिसे सिर्फ मिट्टी में खेलना आता है। शायद पोकेमोन को देखकर भी डर जाओगे। उम्र के साथ सोचने की यही सीमा आ जाती है। एक पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में जूलियन की मानसिकता एक वयस्क जैसी है। 6 साल की उम्र में उसने पहाड़ के पीछे जंगल में कैटरपी और वीडल को कुचलने के लिए लेवल 10 के एरॉन को निर्देशित किया था। उस समय उन कीड़ों ने उसे देखकर डर गए थे। जूलियन ने गोदाम से एक निशाना निकाला और उसे ट्रेनिंग मैदान के किनारे पर रख दिया। बेल्डम इस पर टैकल का इस्तेमाल करता है, जूलियन ने कहा। बेल्डम के पास फिलहाल केवल टैकल स्किल है, हालांकि यह स्किल सीडी का उपयोग करके आयरन डिफेंस, जेन हेडबट और आयरन हेड सीख सकता है। हालांकि बेल्डम का वर्तमान स्तर अभी भी बहुत कम है और उसका शरीर अभी भी विकास के चरण में है। भले ही वह इन तीनों कौशलों को सीख ले, लेकिन उनका सुचारू रूप से उपयोग करना मुश्किल है और खुद को चोट पहुंचाने का खतरा बना रहता है, जो नुकसान के लायक नहीं है। हल्की धातु की क्षमता के कारण बेल्डम की स्पीड काफी प्रभावशाली है और उसने अपने सिर से लक्ष्य पर प्रहार किया। चूंकि यह एक विशेष लक्ष्य था, इसलिए यह अपेक्षाकृत मजबूत था, जिससे लक्ष्य चकनाचूर नहीं हुआ, लेकिन बेल्डम दूर जा गिरा। जूलियन का दिल थोड़ा घबरा गया।
बेल्डम को तेजी से तैरते हुए देखकर उसे पता चल गया कि दूसरे पक्ष को चोट नहीं लगनी चाहिए और वह बेवजह घबरा रहा था। आखिर वह उसका पहला पोकेमोन था। स्टील पोकेमोन अपनी खुरदरी और मोटी चमड़ी के लिए कुख्यात हैं। इससे पहले उनके पिता के एग्रोन ने रिफ्ट्स में आधे घंटे तक 4 एलीट लेवल पोकेमोन के हमलों को रोकने का रिकॉर्ड बनाया था। वह लोहे की दीवार जैसी रक्षात्मक संरचना अनगिनत चुनौती देने वालों के दिलों में एक बुरे सपने की तरह बन गई है। जाता रहना टैकल एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग बेल्डम भविष्य में मेटैंग में विकसित होने के बाद ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि मेटैंग कई शक्तिशाली चालें सीख सकता है। हालांकि टैकल सीखने से बेल्डम को आयरन हेड, जेन हेडबट, टेक डाउन और अन्य ऐसे मूव्स में महारत हासिल करने में मदद मिलेगी जो सीधे टैकल करने के लिए शरीर का उपयोग करते हैं। बेल्डम ने लगातार 1 दर्जन से अधिक बार लक्ष्य पर प्रहार किया और हर बार जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो एक ऐसी ऊर्जा थी जो लक्ष्य के चकनाचूर हो जाने तक नहीं रुकी, जिससे जूलियन बहुत संतुष्ट हुआ। पोकेमोन की भी इंसानों की तरह अपनी अपनी अलग अलग एट्रीब्यूटें होती हैं। उदाहरण के लिए जिद्दी, बहादुर, डरपोक, अंतर्मुखी, साहसी, शरारती आदि। बेल्डम का चरित्र निस्संदेह जूलियन को उससे बहुत लगाव करवाता है और निस्संदेह ऐसा निर्दयी चरित्र एक ट्रेनर के लिए पोकेमोन के रूप में बहुत उपयुक्त है। यदि कोई पोकेमोन स्वभाव से डरपोक है तो चाहे उसकी योग्यता कितनी भी उच्च हो और उसमें कितने भी संसाधन निवेश किए गए हों, उसका भविष्य का विकास सीमित ही रहेगा। जूलियन ने बेल्डम की गतिविधियों को नहीं रोका। आखिरकार उसका मूल उद्देश्य उसके शरीर की ऊर्जा को खर्च होने देना और साथ ही टैकल की दक्षता को बढ़ाना था। और जूलियन सिर्फ देखता ही नहीं रहा। बेल्डम के तस्कों के अनुसार वह लगातार प्रत्येक पहलू और भौतिक सीमाओं के मूल्यों की गणना कर रहा था। छद्म पौराणिक पोकेमोन में एक आम समस्या यह है कि वे अधिकांश पोकेमोन की तुलना में धीमी स्पीड से विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए बेल्डम केवल 20वें स्तर पर मेटैंग में विकसित हो सकता है और मेटैंग केवल 45वें स्तर पर मेटाग्रोस में विकसित हो सकता है। यदि आप चारमंडर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो आप 16वें स्तर पर चारमिलियन और 36वें स्तर पर चारिज़ार्ड में विकसित हो सकते हैं। और ड्रैगन प्रकार के छद्म पौराणिक पोकेमोन तो और भी ज्यादा असामान्य हैं, जैसे कि ड्रैटिनी ड्रैगनर केवल 55वें स्तर पर ही ड्रैगनाइट में विकसित हो सकता है। सेलेस्ट्रिया के प्रतिष्ठित छद्म पौराणिक जीव हाइड्रिगॉन को हाइड्रिगॉन में विकसित होने के लिए 64वें स्तर के ज्वेलेस की आवश्यकता होगी। इन ड्रैगन प्रकार के छद्म पौराणिक प्राणियों की तुलना में इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेल्डम का मेटाग्रोस में विकसित होना उनसे निचले स्तर का है और इसे युद्ध में तेजी से इस्तेमाल किया जा सकता है और यह इन ड्रैगन प्रकार के छद्म पौराणिक प्राणियों से कमजोर नहीं है। क्लिक। जब वह इस बारे में सोच रहा था तभी जूलियन के कानों में अचानक एक चटकने की आवाज आई और जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि बेल्डम ने लक्ष्य को चकनाचूर कर दिया था। बेल्डम भी थकान के कारण जमीन पर गिर पड़ा। जूलियन जल्दी से जाकर उसकी जांच करने गया, ऊर्जा ब्लॉक निकाला और बेल्डम को उसकी ताकत फिर से हासिल करने के लिए दे दिया। बेल्डम, बहुत बढ़िया। बेल्डम ने खुशी से आंखें सिकोड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा एनर्जी क्यूब खाने की वजह से था या जूलियन की तारीफ की वजह से या दोनों की वजह से। इस सिस्टम ने बेल्डम को ऊर्जा क्यूब्स के 10 बक्से इनाम के रूप में दिए जो 10 दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त थे। डिंग, छिपा हुआ मिशन पूरा करें। पहला ट्रेनिंग। परिचय, एचपी बढ़ाने वाली औषधि X10 अंक 100। योजक चिन्ह। उसके दिमाग में आए आवाज ने जूलियन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य मिशन और डेली मिशन के अलावा छिपे हुए मिशन भी होंगे। पता नहीं आगे चलकर कुछ यादृच्छिक मिशन भी होंगे या नहीं। पुरस्कार काफी अच्छे हैं। बेल्डम, मेटैंग और मेटाग्रोस, इन तीनों में स्पष्ट कमजोरियां हैं, यानी एचपी और गति, आक्रमण, रक्षा, विशेष आक्रमण और विशेष रक्षा के 4 मूल्यों की तुलना में काफी कम है। क्योंकि जूलियन के बेल्डम में लाइट मेटल की क्षमता है, इसलिए स्पीड उसकी कमजोरी नहीं है, यानी कम एचपी ही उसकी एकमात्र कमजोरी है। चलो इसे खाओ। जूलियन ने 10 औषधियां निकाली, चारों ओर देखा, उसके पिता का कोई निशान नहीं था। उसने औषधियां खोली और बेल्डम को वे सभी पीने के लिए दे दी। इन चीजों का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए इन सभी का सेवन करना ठीक रहेगा। इस दुनिया में ऐसे खजाने और औषधियां भी मौजूद हैं जो पोकेमोन की एचपी, आक्रमण, गति, रक्षा, विशेष आक्रमण और विशेष रक्षा को बढ़ाती हैं, लेकिन ये सभी बहुत महंगी हैं और आम लोगों के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल है। ऐसे खजाने और औषधियां मूल रूप से केवल शीर्ष ट्रेनर के लिए ही उपलब्ध हैं। इस तरह की 10 एचपी बढ़ाने वाली औषधियों का बाहरी मूल्य कम से कम 50 मिलियन है। एनर्जी ब्लॉक और एचपी बढ़ाने वाली औषधि खाने के बाद बेल्डम की सहनशक्ति तेजी से ठीक हो रही थी और वह जल्द ही जूलियन के चारों ओर चक्कर लगाने में सक्षम हो गया। और जूलियन ने बिंदुओं का अध्ययन करना शुरू कर दिया। हर बार कोई काम पूरा करने पर आपको अंक मिलेंगे। वह पहले इस चीज के बारे में भूल गया था, लेकिन अब देखते हैं कि यह क्या है। ट्रेनर सिस्टम में एक मॉल है और मॉल में आइटम खरीदने के लिए पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। मॉल में हर तरह की चीजें भरी पड़ी हैं। यहाँ सभी प्रकार के पोके बॉल हैं, यहाँ तक कि मास्टर बॉल भी हैं। इनकी कीमत बहुत अधिक है। इन्हें पाने के लिए 10 लाख पॉइंट चाहिए। यहाँ मेटाग्रोस के मेगा इवोल्यूशन स्टोन और उससे मेल खाने वाले की स्टोन जैसे कई इवोल्यूशन स्टोन और पोकेमोन से जुड़ी वस्तुएं भी हैं, जिनकी कीमत 10,000 पॉइंट्स है। ऐसा लगता है कि कड़ी मेहनत से इन्हें अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। मेगा इवोल्यूशन शब्द तब प्रचलन में आया जब किसी ने 10 साल पहले गलती से ब्लास्टोइस को फिर से मेगा इवोल्यूशन करा दिया, लेकिन मेगा इवोल्यूशन स्टोन और की स्टोन की क्वेस्ट दशकों पहले हुई थी। लोगों को उनकी उपयोगिता का पता ही नहीं था। अब वैज्ञानिकों के शोध और स्वयं ट्रेनर द्वारा किए गए अन्वेषण के बाद यह पाया गया है कि पोकेमोन के अंतिम रूपों की एक छोटी संख्या पुनः विकसित हो सकती है। हालांकि यह मेगा इवोल्यूशन अल्पकालिक होता है और इसके लिए ट्रेनर की मानसिक और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। जब मेगा इवोल्यूशन को बनाए रखने के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं रह जाती तो पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन अवस्था से बाहर आ जाता है। मेगा इवोल्यूशन की क्वेस्ट के कारण मेगा इवोल्यूशन में सक्षम पोकेमोन की कीमत अब उनके समकक्षों की तुलना में थोड़ी अधिक है। मॉल में जूलियन को सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले एनर्जी क्यूब्स और एचपी बढ़ाने वाले पोशन भी मिले, जिनकी कीमत 10 पीस के लिए 100 पॉइंट है। इसके अलावा जूलियन ने 3 रेगिट्रई, 3 पौराणिक पक्षियों सेलेबी, डाकराई, लेटियोस, लेटियास आदि जैसे पौराणिक पोकेमोन, दिव्य जीव, तीसरे स्तर के पौराणिक और दूसरे स्तर के पौराणिक पोकेमोन के अंडे भी देखे, लेकिन पहले स्तर का कोई पौराणिक पोकेमोन नहीं मिला, शायद इसलिए कि वे अद्वितीय थे और उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा।
लेकिन जूलियन ने म्यूटू के अंडे को देखा और गहरी सोच में डूब गया। उस एक के पीछे कई शून्य हैं जो वाकई म्यूटू के लिए उपयुक्त है। हालांकि इस दुनिया में ब्लैक फोर्सेस जैसे दुष्ट संगठन मौजूद हैं, लेकिन मनुष्यों द्वारा क्वेस्ट गए प्रथम स्तर के पौराणिक जीवों में वास्तव में कोई म्यूटू नहीं है, इसलिए ये सिस्टम मॉल में दिखाई दिया है। और म्यूटू एक मानव निर्मित अनपे छोटे ऊ की मात्रा ब्लड लाइन का पोकेमोन है। जब तक इस दुनिया में टीम रॉकेट का अस्तित्व नहीं होता, जो एनीमे में पूरे कांटों और जोतो क्षेत्र पर हावी है, और साथ ही म्यू का डीएनए और उत्कृष्ट वैज्ञानिक भी नहीं मिल जाते, तभी म्यूटू का निर्माण संभव है। खुद की पीठ थपथपाते हुए इसके बारे में मत सोचो। आज से अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करो, जैसे कि म्यूटू के पीछे शून्यों की संख्या कम करना। अपने बगल में तैर रहे बेल्डम को देखते हुए और उसे मूर्खतापूर्ण ढंग से घूरते हुए जूलियन ने अपने आभा वाले हाथ को उसके माथे पर दबाया और गंभीरता से कहा, जल्दी समझदार बनो, मैं 100 मिलियन पॉइंट कमा पाऊंगा या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। बेल्डम को जूलियन का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसके पूरे शरीर से आनंद की भावना झलक रही थी। 100 मिलियन, आह। पोकेमोन बेल्डम स्टील साइचिक। स्तर 10। योग्यता नीला। क्षमता हल्का धातु। प्रॉप्स कोई नहीं। लिंग कोई लिंग नहीं। चाल टैकल डिस्क कौशल आयरन हेड जेन हेडबट आयरन डिफेंस। योजक चिन्ह 3 दिन बाद बेल्डम का स्तर 10 तक पहुंच गया है और उसका शरीर भी कुछ हद तक विकसित हो गया है, इसलिए जूलियन ने स्किल सीडी का उपयोग करके उसे 3 मूव सिखाए। क्योंकि बेल्डम ब्लू म्यूजिक के लिए योग्य और प्रतिभाशाली हैं, इसलिए उनकी तीनों डिस्क असफल नहीं हुई और वे सभी एक बार की सफलताएं थीं। यदि आप हरे रंग के लिए योग्य पोकेमोन का उपयोग करते हैं, तो आप 1 या 2 बार असफल हो सकते हैं, जिससे डिस्क पर खर्च किया गया आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। इन तीनों कौशलों को सीखने के बाद अंततः केवल टैकल का उपयोग करने की शर्मिंदगी से मुक्ति मिली। आखिरकार यह एक छद्म पौराणिक पोकेमोन है। ड्रैटिनी और गिबल की तुलना में, जो शुरुआती चरण में ही कई तरह के मूव सीख सकते हैं, बेल्डम इस मामले में थोड़ा कमजोर साबित होता है। मैंने 3 दिनों में 3 डेली टास्क भी पूरे कर लिए, जिनका विषय बहुत आसान था, जैसे बेल्डम को नहलाना, खाना खिलाना और उसके साथ खेलना। तीनों तस्कों से कुल 300 अंक प्राप्त हुए, जिनमें से 2 तस्कों से बेल्डम को विशेष ऊर्जा क्यूब्स के 10 बक्से मिले और शेष एक टास्क से आक्रमण औषधि की 10 बोतलें मिलीं। ऊर्जा क्यूब्स के आने से बेल्डम की इस पहलू की मांग कुछ हद तक कम हो गई है। मूल रूप से सिस्टम 10 बक्से ऊर्जा क्यूब्स इनाम के तौर पर देता था, जो जूलियन के अनुमान के अनुसार बेल्डम के लिए 10 दिनों तक खाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए थे। परिणामस्वरूप उसने बेल्डम के भोजन सेवन को कम करके आंका, या ये कि ऊर्जा का ये विशेष स्रोत लगातार बेल्डम के शरीर को बेहतर बना रहा था, उसे मजबूत कर रहा था और साथ ही साथ खाने की क्षमता भी बढ़ा रहा था। बेल्डम को औषधि की 10 बोतलें भी दी गईं। हमला बढ़ाने वाली औषधि पिछली बार मिली औषधि के समान ही थी, लेकिन इसका उपयोग भी सीमित है। बेल्डम इस चरण में केवल 50 या 60 बोतलें ही इस्तेमाल कर सकता है। जब यह मेटांग में विकसित होता है तो इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। आज का डेली टास्क पूरा करने पर, जिसमें बेल्डम को मालिश देना शामिल था, मुझे 10 बोतल रक्षावर्धक औषधि और 100 अंक मिले। जूलियन के अंक अब 1150 हो गए हैं। इन पॉइंट्स से वह महंगी चीजें नहीं खरीद सकता था, लेकिन घर पर ही सस्ती चीजें खरीद सकता था, इसलिए उसने पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया। बेल्डम, आज हम पिछवाड़े के जंगल में जा रहे हैं, जहां मैं तुम्हें अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलवाऊंगा। पुराने दोस्तों के बारे में बात करते समय जूलियन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से एक शरारती मुस्कान थी। लुकारियो को अपने साथ ले जाओ। बर्तन साफ कर रही टीना ने जूलियन की बातें सुनकर उसे याद दिलाया और नौकर ने जूलियन के लिए एक धूप से बचने वाली टोपी भी ला दी। हाँ, मैं सुरक्षा पर ध्यान दूंगा। जूलियन ने सिर हिलाया। जंगली पोकेमोन शहर में रहने वाले और पालतू बनाए गए पोकेमोन से अलग होते हैं। जंगली पोकेमोन में से कई बहुत आक्रामक होते हैं। अगर जूलियन सचमुच में सिर्फ लेवल 10 के बेल्डम को लेकर, भले ही वह एक स्यूडो लेजेंडरी ही क्यों न हो, जंगल में जाने की हिम्मत करता, तो आसपास के पोकेमोन उसे मार डालते। यदि कोई ट्रेनर जंगल में जाना चाहता है तो कम से कम लगभग 30 स्तर का एक पोकेमोन आवश्यक है, और तब भी वह आधिकारिक रूप से खुली सड़क की सीमा को छोड़े बिना जंगल की गहराई में जाने की पहल नहीं कर सकता है। बेल्डम को साथ लेकर और लुकारियो को बुलाकर जूलियन पीछे के पहाड़ में स्थित जंगल की ओर चल पड़ा। इस जंगल का क्षेत्रफल वास्तव में बहुत बड़ा नहीं है, लगभग एक छोटे शहर के बराबर, जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 20 से अधिक प्रकार के पोकेमोन रहते हैं। शुरू में इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन ही थी। बाद में वरिष्ठ प्रजनक उनकी मां को लगा कि इनकी संख्या बहुत कम है और सबसे अधिक संख्या वाले पिज्जी परिवार ने यहां अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इसलिए उसकी मां ने 100 से अधिक स्पीरो और एक फियरो के साथ साथ अन्य प्रकार के पोकेमोन पकड़े और जंगल में विभिन्न प्रकार के फल लगाए। पोकेमोन की संख्या बहुत अधिक होने के कारण मूल जंगल में पर्याप्त भोजन नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप पोकेमोन का पलायन या मृत्यु हो गई। अब इस जंगल के 2 शासक हैं, फेरोव के नेतृत्व वाला स्पीरो कबीला और पिज्जियोट के नेतृत्व वाला पिज्जियोटो और पिज्जी कबीले। जंगल का तापमान जाहिर तौर पर बाहर के तापमान से कम है और यह जंगल उसके परिवार की निजी संपत्ति है और किसी ने भी इसका विकास नहीं किया है। तो इस जंगल में एक अच्छी सड़क भी नहीं थी, केवल कुछ पगडंडियां थीं, जिन्हें जूलियन ने पहले ही क्वेस्ट निकाला था। जूलियन इस जंगल से बहुत अच्छी तरह परिचित था। जब वह 7 या 8 साल का था, तो वह अपने माता पिता से ऐसे पोकेमोन लेकर आया था जिनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, ताकि वह यहाँ के पोकेमोन से लड़ सके। चलिए, आपके लिए एक पिज्जियोटो ढूंढते हैं। बेल्डम की पहली लड़ाई के लिए एक अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की तलाश करना स्वाभाविक है। इस जंगल में पिडेगोटो और स्पीरो निस्संदेह सर्वोत्तम विकल्प हैं। जंगल के पूर्व में पिज्जियोटो और पश्चिम में पिज्जी परिवार रहते थे। ये दोनों जनजातियां जन्मजात शत्रु थीं। जंगल के मध्य में फलों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए वे अक्सर खूब शोर मचाते थे। ल्यूकारियो के वहां मौजूद होने के कारण किसी भी पोकेमोन ने सड़क पर कूदने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सड़क पर चलना थोड़ा मुश्किल था और पिडेगोटो जनजाति के स्थल तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। जूलियन की शारीरिक क्षमता अपेक्षाकृत अच्छी होने के कारण अन्यथा जंगल में 1 घंटे तक चलना शायद उसके लिए थका देने वाला होगा। हवा में एक विशाल पक्षी जूलियन के ऊपर मंडरा रहा था।
अगर ल्यूकारियो उसके पास न होता तो जूलियन को पूरा यकीन था कि वह पक्षी नीचे झपट्टा मारता और अपने पंजों से उसका सिर कुचल देता। कई पोकेमोन अपने क्षेत्र को लेकर बहुत सचेत रहते हैं और कोई भी अजनबी जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है उस पर वे हमला कर देते हैं। लुकारियो, शांत हो जाओ, ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल करो, जूलियन ने कहा। एक फुटबॉल के आकार का ऑरा स्फीयर पिट्जियोट के पास से गुजरा, जिससे उसके चेहरे के सारे पंख झड़ गए और पक्षियों का तेज चहचहाना अचानक बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि लुकारियो का निशाना चूक गया, बल्कि उसने जानबूझकर निशाना चूका। पिट्जियोट, मैं अपने पोकेमोन से लड़ने के लिए एक पिट्जियोटो ढूंढूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, जूलियन ने कहा। 45वें स्तर पर लुकारियो उन्नत अवस्था में है। जूलियन के पीछे एक रक्षक की तरह खड़े लुकारियो को देखकर पिट्जियोट हवा से शाखा पर उतरा, अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। ये हरे रंग की प्रतिभा वाला था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह कई पिट्जी से अलग दिख सकता है और पिट्जियोट में विकसित हो सकता है। जंगली में केवल कुछ ही पोकेमोन पूरी तरह से विकसित हो सकते हैं और पोकेमोन का ये समूह अपेक्षाकृत अच्छा है। यहाँ सैकड़ों पिट्जी हैं, लेकिन जूलियन का लक्ष्य यह नहीं है, उसका लक्ष्य पिट्जियोटो है। प्रोबिंग आई ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे हरे रंग की योग्यता या उससे ऊपर की योग्यता वाला कोई पोकेमोन नहीं दिखा। सबसे अधिक हरे रंग की योग्यता वाला पोकेमोन पिट्जियोटो था। जंगली में हरे रंग की क्षमता वाले पोकेमोन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो फिर यह पिट्जियोटो। योजक चिन्ह डिंग, रैंडम मिशन जारी, पिट्जियोटो को हराएं। इनाम, हेल्थ पिल एक्सटेंड 200 पॉइंट्स। नोट, हेल्थ पिल और एचपी बढ़ाने वाली औषधियों का उपयोग एक साथ किया जा सकता है। उसके दिमाग में आए आवाज ने जूलियन को स्तब्ध कर दिया। इससे पहले उसने मजाक में कहा था कि सिस्टम क्वेस्ट में मुख्य क्वेस्ट, डेली क्वेस्ट, छिपे हुए क्वेस्ट होते हैं, और यह भी कि क्या बाद में कोई रैंडम क्वेस्ट आएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में रैंडम क्वेस्ट होंगे। पिट्जियोटो ने एक चीख निकाली, फिर जूलियन से लगभग 10 मीटर दूर उड़ गया। योजक चिन्ह पोकेमोन पिट्जियोटो, सामान्य उड़ने वाला, स्तर 18। योग्यता पीला, क्षमता पैनी नजर, प्रॉप्स कोई नहीं। लिंक पुरुष, मूव्स टैकल, सैंड अटैक, गस्ट, क्विक अटैक, व्हर्लविंड, एरियल एस। एक अपेक्षाकृत अच्छा पिडेगोटो जिसने एरियल एस भी सीख लिया है, जिसे मुख्य रूप से स्किल सीडी की मदद से सीखा जाता है। जाओ बेल्डम। जूलियन का बेल्डम केवल लेवल 10 का है। एक औपचारिक लड़ाई में 8 लेवल का अंतर वास्तव में काफी बड़ा होता है, लेकिन ये भी सापेक्षिक है। जूलियन को अपने बेल्डम पर पूरा भरोसा है। यह एक छद्म पौराणिक पोकेमोन है और केवल 3 दिनों में ही उसने सिस्टम रिवॉर्ड सहित बेल्डम पर हजारों पोकेमोन के बराबर संसाधन खर्च कर दिए हैं। जूझना, जूलियन ने पहले हमला किया। लाइट मेटल की क्षमता के कारण बेल्डम की स्पीड काफी तेज हो गई है, लेकिन फ्लाइंग टाइप पिडेगोटो के लिए ये स्पीड पर्याप्त नहीं है। पिडेगोटो ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसानी से चकमा दिया, फिर उसने बेल्डम पर त्वरित हमला किया, जिससे उसका शरीर एक चमकदार सफेद चांदी की रोशनी में बदल गया। समय अनुकूल है। इससे जूलियन थोड़ा हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिडेगोटो को लड़ाई का इतना अनुभव होगा। पता नहीं यह अनुभव स्पीरो से लड़ने के कारण था या नहीं। लोहे की रक्षा, बेल्डम की स्पीड को देखते हुए हमले से बचना निश्चित रूप से असंभव है और इससे बचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वोश, चांदी की रोशनी बेल्डम से टकराए और बेल्डम 2 या 3 मीटर पीछे हट गया, जबकि पिडेगोटो 1 दर्जन मीटर दूर जा गिरा। बेल्डम का रक्षा मूल्य उसके 5 आंकड़ों में सबसे अधिक है, साथ ही अलग रंग और लौह रक्षा का बोनस भी है। पिडेगोटो के वार ऐसे थे मानो उसने तांबे की दीवार पर प्रहार किया हो। जेन हेडबिट, जूलियन लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार था। मानसिक ऊर्जा का एक विस्फोट पूरे शरीर को घेर लेता है और विद्युत चुंबकीय त्वरण के तहत बेल्डम की स्पीड अभी टैकल की स्पीड से कई गुना तेज हो गई थी। इस समय पिडेगोटो अभी भी चक्कर की स्टेटस में था। पिज, ठीक उसी समय जब बेल्डम पिडेगोटो पर हमला करने ही वाला था, तभी पेड़ की डालियों पर खड़ा पिडेगोटो अचानक चीख उठा और इस आवाज से पिडेगोटो होश में आ गया। उसने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाए और घातक वार से बच गया। जूलियन ने पिट्जियोट की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। अगर पिट्जियोट इतनी जल्दी हार जाता तो थोड़ा उबाऊ लगता। ये बिल्कुल सही था और वह बेल्डम को बेहतर ट्रेनिंग दे सकता था। इसके बजाय लुकारियो ने उसे घूरकर देखा और चेतावनी दी कि अगर उसने और बात की तो वह उसके मुंह में एक ऑरा स्फीयर ठूंस देगा। पिडेगोटो ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसका शरीर एक चाप में घूमा और वह आकृति प्रकाश में विलीन हो गई और अचानक जूलियन की आंखों के सामने से गायब हो गई। जूलियन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, बेल्डम जेन हेडबट 6 बजे की दिशा में। एरियल एस एक दुर्लभ कौशल है जिसे इस्तेमाल करना अनिवार्य है और इससे बचा नहीं जा सकता। इसकी तेज स्पीड के कारण एरियल एस का उपयोग करने वाले पोकेमोन कुछ समय के लिए आपके सामने से गायब हो जाएंगे। यदि सूर्य का प्रकाश हो तो ये समय और भी लंबा होगा। इससे प्रतिद्वंद्वी पर किसी विशेष दिशा से अचानक हमला करना संभव हो जाता है, जिससे बचाव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिडेगोटो एक जंगली पोकेमोन है। हालांकि इसने गलती से एरियल एस सीख लिया है, फिर भी यह शुरुआती अवस्था में है, यानी इसका उपयोग करने के बाद ये जिस स्थान पर अब दिखाई देता है वह ठीक उसी स्थान के सामने होना चाहिए जहां ये गायब हुआ था, यानी बेल्डम की दिशा में 6 बजे। बेल्डम ने जूलियन के आदेश का पूरी तरह से पालन किया। भले ही 6 बजे पिडेगोटो का कोई संकेत नहीं था, उसने जेन हेडबट का उपयोग करके हमला किया। टकराना, जूलियन द्वारा बताए गए स्थान पर तेजी से पहुंचने के बाद पिडेगोटो की आकृति प्रभावशाली ढंग से प्रकट हुई और उसकी भयभीत निगाहों के सामने बेल्डम ने अपना सिर पेट पर पटक दिया और फिर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई। डिंग, मिशन पूरा किया। हेल्थ पिल एक्सटेंड 200 पॉइंट जारी किए जाएंगे। सिस्टम की आवाज से यह साबित हो गया कि बेल्डम जीत गया था। बहुत अच्छा, जूलियन ने बेल्डम की प्रशंसा की और ऑरा से उसके सिर को सहलाया। बेल्डम ने तुरंत सहज भाव दिखाया। ये देखकर ल्यूकारियो अनजाने में आगे बढ़ा, लेकिन तुरंत रुक गया। एकाग्र हो जाओ, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कुलीन हूं, मुझे अपना गौरव है। लेकिन अगले ही पल एक ताजगी भरी अनुभूति उसके सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर पूरे शरीर में फैल गई। लुकारियो, हर कदम पर मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, जूलियन मुस्कुराया। बहुत ही घमंडी आदमी है। यह अफसोस की बात है कि यह उसके पिताजी का पोकेमोन है, वरना मैं इसे खुद पालना चाहता। उसने पिडेगोटो को औषधि से ठीक किया और उसे कुछ उड़ने वाली ऊर्जा के घन दिए।
धन्यवाद, आपको भविष्य में बेल्डम के साथ फिर से खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेना होगा। पिज़्जियोटो ने खुशी से चीख मारी। पोकेमोन का दिमाग बहुत सरल होता है, जब तक आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, वह भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। पिज़्जियोटो वास्तव में एक शक्तिशाली पोकेमोन के रूप में विकसित हुआ और अपनी तेज स्पीड के लिए कुख्यात था। ड्रैगोनाइट से भी तेज, लेकिन हर किसी के पास ड्रैगोनाइट नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में पिज़्ज़ी और पिज़्जियोटो की कोई कमी नहीं है। अगर आप इन्हें ध्यान से पालते पोसते रहें, तो समय के साथ ये पिज़्जियोट में बदल जाएंगे। अगर आपके पास एक ऐसा पोकेमोन है जो आपको उड़ा सकता है, तो कभी कभी यह आपकी जान बचा सकता है, और भागने के लिए यह बहुत अच्छा है। और पिज़्जियोट का एक मेगा इवोल्यूशन रूप भी है, इसलिए कई ट्रेनर पिज़्ज़ी को पकड़ते हैं, और कई आम ट्रेनरों का स्टार्टर पोकेमोन पिज़्ज़ी होता है। बेल्डम ने पिडेगोटो को हराया और लेवल 11 पर पदोन्नत हो गया। घर लौटते समय जूलियन ने बेल्डम को हेल्थ पिल दी। हेल्थ पिल का प्रभाव एचपी एनहांसमेंट पोशन के समान है, ये दोनों ही बेल्डम के एचपी को बढ़ाते हैं, और जब एचपी एनहांसमेंट पोशन बेल्डम के खिलाफ अप्रभावी होता है, तब भी हेल्थ पिल अपनी भूमिका निभा सकती है। मेरा मानना है कि जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, बेल्डम के एचपी आक्रमण, रक्षा, विशेष रक्षा और अन्य पांचों मान सामान्य मानों से काफी अधिक हो जाएंगे। जब वह अंततः मेटाग्रोस में विकसित होगा, तो उसकी प्रजाति की ताकत निश्चित रूप से 600 से अधिक हो जाएगी। हालांकि किसी पोकेमोन की ताकत को प्रजाति के आंकड़ों से नहीं मापा जा सकता है, लेकिन प्रजाति के आंकड़ों की मात्रा पोकेमोन की ताकत को मापने वाले प्रमुख संकेतकों में से एक है। दोपहर के भोजन के बाद जूलियन सोफे पर लेटकर इस साल की विश्व ट्रेनर प्रतियोगिता देख रहा था। ड्रेकुरिया का ट्रेनर अगले दौर में सफलतापूर्वक पहुंच गया था। वह मुख्य रूप से साइकिक प्रकार के पोकेमोन पर ध्यान केंद्रित करने वाला ट्रेनर था और स्वयं भी एक साइकिक पोकेमोन था। जैक भी जूलियन के साथ मैच देख रहा था। वर्तमान में ये सेलेस्ट्रिया देश के ट्रेनर और बाबात देश के ट्रेनर के बीच की लड़ाई है। संक्षेप में, सेलेस्ट्रिया अमेरिका के समान है और बाबात जापान के समान है, और मैंने कुछ ऐसे अनावश्यक संवाद हटा दिए हैं जो जापान को लक्षित करते प्रतीत होते हैं। सेलेस्ट्रिया का ट्रेनर मुख्य रूप से विष प्रकार का है, जबकि बाबात का ट्रेनर अंधकार प्रकार का है। इन दोनों एट्रीब्यूटों वाले पोकेमोन को संभालना अधिक कठिन है। दोनों टीमें मैच के एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी थीं, और सेलेस्ट्रियन ट्रेनर के पास 2 पोकेमोन बचे थे, जिनमें से एक प्रतियोगिता की स्टेटस में घायल हो गया था। बाबात साम्राज्य के ट्रेनर के लिए केवल एक ही पोकेमोन बचा है, और वह है हाइड्राइगॉन। ये पोकेमोन फिलहाल दुनिया भर में सेलेस्ट्रिया साम्राज्य के एक विशेष उन्नत गुप्त क्षेत्र में ही उपलब्ध है। राज्य स्वयं ही इनका उत्पादन करता है, बाहरी नियंत्रण बहुत सख्त है, और लेन देन के माध्यम से केवल थोड़ी मात्रा में ही डायनो बाहर निकलता है। हाइड्राइगन का होना सामान्य बात है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं। तुम्हें क्या लगता है यह मैच कौन जीतेगा? जैक ने पूछा। हाइड्रेगन के साथ ट्रेनर, जूलियन ने बिना किसी झिझक के कहा। हालांकि उसे यह देश पसंद नहीं था, लेकिन कमान और अनुकूलन क्षमता दोनों ही मामलों में बाबात का ट्रेनर सेलेस्ट्रिया देश के ट्रेनर से बेहतर है। संक्षेप में, चीन जापान से नफरत करता है और ऑथर ने इसे स्पष्ट कर दिया है। आप लोगों को कुछ ऐसी बातें दिख सकती हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने उनमें से अधिकांश को हटा दिया है। अगर पोकेमोन की समग्र ताकत प्रतिद्वंदी की तुलना में कमजोर न होती, तो शायद वह पहले ही जीत चुका होता। और हाइड्रेगन के बारे में जूलियन को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और वह समझ गया कि यह प्रतिद्वंदी का तुरुप का पत्ता है। सेलेस्ट्रियन ट्रेनर का तुरुप का पत्ता पोकेमोन पहले ही इस्तेमाल हो चुका था और घायल अवस्था में था। हाइड्रेगन एक छद्म पौराणिक पोकेमोन है जो डार्क टाइप और ड्रैगन टाइप दोनों का मिश्रण है। इसका डार्क टाइप इसे बेहद खतरनाक मूव्स देता है, जबकि ड्रैगन टाइप इसे शक्तिशाली मूव्स देता है। इन दोनों को मिलाकर हाइड्रेगन एक शक्तिशाली और दुर्जय शक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। पिका पिका पिकाचू। जैक का फोन बज उठा। अरे हम ठीक है, मैं समझ गया, मैं जूलियन को बता दूंगा। जब इस बात का जिक्र हुआ तो जूलियन ने उत्सुकता से जैक की ओर देखा। कुछ और शब्द कहने के बाद जैक ने फोन काट दिया। ये तुम्हारे दादाजी हैं, रियोलू का अंडा मिल गया है और ऐसे 3 अंडे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुमने ऑरा की शक्ति को जागृत कर लिया है, तो उन्हें उम्मीद है कि तुम इसे खुद चुन सकते हो। इससे पहले कि जूलियन में ऑरा की शक्ति जागृत होती, जैक ने जल्दी से अपने दादाजी को इसके बारे में बता दिया, इस उम्मीद में कि जूलियन के लिए उसे एक रियोलू या रियोलू का अंडा मिल जाएगा। केवल लुकारियो परिवार ही ऑरा की शक्ति का पूर्ण उपयोग कर सकता है। कहाँ है? विश सिटी में, जैक ने कहा। बहादुरों का मार्ग, जूलियन ने अचानक बोल दिया। तो कल तुम विश सिटी के लिए निकल सकते हो और तुम्हारे दादाजी तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने आएंगे। जूलियन ने सिर हिलाया। विश सिटी में एक राष्ट्रीय जिम भी है, लेकिन वह फाइटिंग टाइप का है। इसके पास ही में रोड ऑफ द ब्रेव स्थित है, जो विशेष उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्रों में से एक है। ये गुप्त क्षेत्र ओरेबर्ग की महान दीवार के समान ही है, जो एक उच्च स्तरीय गुप्त क्षेत्र है। ओरेबर्ग की महान दीवार में मौजूद सभी पोकेमोन के गुण स्टील से संबंधित हैं, जबकि बहादुरों की सड़क में मौजूद सभी पोकेमोन के गुण फाइटिंग से संबंधित हैं। रियोलू एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है और विकसित होकर फाइटिंग और स्टील टाइप पोकेमोन बन जाता है। हालांकि यह स्टील टाइप का है। दपे छोटे ऊ की मात्रा आधार फेट से ओरेबर्ग ग्रेट वॉल में कोई रियोलू नहीं है। फिलहाल रियोलू केवल ड्रेकुरिया में रोड ऑफ द ब्रेव के सीक्रेट दायरे में ही उपलब्ध है, और विश सिटी में जिम के मालिक द्वारा पोकेमोन के लिए एक प्रजनन घर भी खोला गया है। विदेशों में भी कई ऐसे देश हैं जिनके पास रियोलू के गुप्त क्षेत्र हैं, लेकिन जाहिर तौर पर उनके साथ व्यापार करना उतना सुविधाजनक नहीं है जितना कि उनके अपने देशों के लोगों के साथ। अगले दिन जूलियन विश सिटी जाने वाले विमान में सवार हो गया। लेक सिटी और विश सिटी एक ही प्रांत में नहीं है। विश सिटी किन प्रांत में है, लेक सिटी सिल्वर प्रांत में है, और इन दोनों के बीच में किंग प्रांत स्थित है। पोकेमोन की दुनिया के एकीकरण के कारण ग्रह का आयतन 3 गुना से अधिक हो गया है, और शहरों के बीच की दूरी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। लेक सिटी से विश सिटी तक हवाई यात्रा में 6 घंटे लगते हैं। जूलियन ने बेल्डम को छोड़ दिया। 1 मीटर से कम शरीर के आकार वाले पोकेमोन को प्रथम क्लास में छोड़ा जा सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था क्लास में नहीं। जूलियन के बगल में खड़े कुछ लोगों ने भी अपने अपने पोकेमोन छोड़े, जो सभी अपेक्षाकृत दुर्लभ पोकेमोन थे। जब उन्होंने जूलियन की बेल्डम को देखा, तो उन्होंने तुरंत आश्चर्य के भाव दिखाए।
लगभग सभी लोग उस परिवार का नाम जानते हैं जिससे ये छद्म पौराणिक पोकेमोन संबंधित है, और विमान ने लेक सिटी से उड़ान भरी। लेक सिटी के सबसे प्रसिद्ध पोकेमोन मेटाग्रोस और एग्रोन हैं। लड़के, तुम्हारा बेल्डम भी चांदी जैसा क्यों है? बिल्कुल जैक के मेटाग्रोस के रंग जैसा, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। जैक मेरे पिता हैं, जूलियन ने कहा। उन्हें ये छिपाने की जरूरत नहीं थी कि चांदी सफेद मेटाग्रोस जूलियन के परिवार की एट्रीब्यूट थी। उनके दादा और पिता दोनों के पास चांदी के मेटाग्रोस थे, और अब उनके पास एक चांदी का बेल्डम भी है। जूलियन की बातें सुनकर जिन लोगों के मन में पहले से ही कुछ बुरे विचार थे, वे पल भर में ही अपने विचारों को त्याग बैठे। उसके परिवार में 2 एलीट सदस्य हैं, जिनमें से एक शीर्ष एलीट है और वास्तव में उसके पास चैंपियन जैसी युद्ध क्षमता है, इसलिए उसे उकसाया नहीं जा सकता। ये जिम मालिक जैक का बेटा निकला। मैंने पिछले साल से 1 साल पहले जिम मालिक जैक से मुलाकात की थी, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बेफिक्री से कहा। जूलियन ने अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रखने वाले सभी दोस्तों को देखा था, लेकिन उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। जाहिर है, उसके पिता के साथ उसका रिश्ता सामान्य ही था। मैं लेक सिटी स्थित लेक जिम का जिम ट्रेनर हूँ। ओह, पता चला कि आप ही हैं चाचा। मैंने अपने पिताजी को आपके बारे में ऐसा कहते सुना था, जूलियन ने अचानक कहा। ड्रेकुरिया के शीर्ष जिम 18 राष्ट्रीय जिम हैं, और प्रत्येक जिम ट्रेनर एलीट स्तर का है। फिर प्रांतीय स्तर के जिम होते हैं, फिर शहर स्तर के जिम होते हैं, और प्रत्येक शहर में 1 या 2 जिम होते हैं। लेक सिटी में 2 जिम हैं, एक राष्ट्रीय जिम है और दूसरा शहर का जिम है। शहर स्तर के 8 जिम बैच प्राप्त करने के बाद आप अपने प्रांत में वार्षिक प्रांतीय प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में शीर्ष 3 पुरस्कार अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें उन्नत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। और अगर आपको 8 प्रांतीय जिम बैच मिल जाते हैं, तो आप राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। 8 नेशनल जिम बैच प्राप्त करें और आप विश्व स्तरीय सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं। हर साल येल प्रांत में होने वाली प्रांतीय प्रतियोगिताओं में शीर्ष 3 विजेता जूलियन और उसके परिवार द्वारा संचालित ओरेबर्ग ग्रेट वॉल के गुप्त क्षेत्र का चयन करते हैं। वे ऐसा किसी छद्म पौराणिक जीव को पकड़ने की उम्मीद में करते हैं। यह अफसोस की बात है कि अब तक बहुत कम फेटशाली लोग ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए हैं। लेक जिम भी स्टील से बना जिम है, लेकिन ये केवल शहर स्तर का जिम है, जूलियन के परिवार के राष्ट्रीय जिम जैसा नहीं है। हालांकि यदि आप शहर स्तर के जिम ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम एडवांस ट्रेनर या छद्म कुलीन स्तर का होना चाहिए। ये लेक सिटी में एक जिम है, इसलिए जिम के मालिक स्वाभाविक रूप से जूलियन के पिता से संपर्क करना चाहते थे। हा, लगता है जिम लीडर जैक मुझे भूले नहीं है और उन्होंने मास्टर वॉकर के सामने मेरा जिक्र भी किया। जूलियन की बात सुनकर जिम लीडर तुरंत खुश हो गए, क्योंकि उनके पिता ने उनका जिक्र किया था और जूलियन भी उनके बारे में जानते थे। वॉकर परिवार ड्रेकुरिया के शीर्ष परिवारों में से एक है। हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन उनकी ताकत और रुतबा अभी भी कायम है। संक्षेप में, वॉकर जूलियन का उपनाम है, उनका पूरा नाम जूलियन वॉकर है। दूसरे पक्ष का रवैया विनम्र था और एक जिम लीडर होने के नाते उनका जूलियन को मास्टर वॉकर कहकर बुलाना जूलियन के लिए पहली बार था, जो कई वर्षों से बहुत ही शांत स्वभाव के थे। इस तरह से बुलाया जाना जूलियन के लिए थोड़ा अजीब लगा और वह कुछ समय के लिए अभिभूत हो गए। लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाया और मुफ्त में मिली चीज को ठुकराना नहीं चाहा। जूलियन मुस्कुराया और बोला, चाचा जी, मुझे मेरे नाम से ही बुलाए। तो मैं तुम्हें जूलियन कहकर बुलाऊंगा। ल्यूक ने भी मना नहीं किया। विमान में जैक के इकलौते बेटे से मिलना उसके लिए सुखद आश्चर्य था। वह काफी समय से जानता था कि जैक का एक बेटा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते वह उससे कभी मिला नहीं था। उसे सिर्फ उसका नाम पता था। जूलियन, तुम विश सिटी क्यों जा रहे हो? पोकेमोन पकड़ने के लिए, जूलियन ने कहा। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि दूसरे पक्ष ने कहा कि वह एक जिम लीडर थे, लेकिन ये सच है या नहीं, ये तो पता नहीं, फिर भी कुछ सतर्कता बरतने की जरूरत है। जूलियन के शब्दों में निहित अलगाव को भांपते हुए ल्यूक ने मन ही मन खुद को इतना उत्सुक होने के लिए फटकारा, आखिर वह ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा था? जूलियन, तुम्हारा बेल्डम नस्ल का कुत्ता बहुत अच्छा है। ल्यूक ने बेल्डम को जुनूनी निगाहों से देखा। हालांकि उनके पास मेटाग्रोस जैसा कोई छद्म पौराणिक पोकेमोन नहीं है, फिर भी स्टील टाइप पोकेमोन के बारे में उनके अपने अनूठे विचार हैं। किसी स्टील टाइप पोकेमोन के अच्छे होने या न होने का सबसे सहज तरीका उसके शरीर के रंग को देखना है। पोकेमोन एप्टीट्यूड डिटेक्टर के आने से पहले इस विधि का उपयोग अक्सर ट्रेनर्स द्वारा पोकेमोन के व्यवहार, हाव भाव, स्वभाव आदि को नग्न आंखों से देखने के लिए किया जाता था। अब तक यह विधि अभी भी प्राकृतिक वातावरण में उपयोग की जाती है। आखिरकार योग्यता का पैमाना बहुत बड़ा है। आप क्वालिफिकेशन डिटेक्टर को जंगली या गुप्त क्षेत्र में पोकेमोन पकड़ने के लिए नहीं ले जा सकते। आप जिन पोकेमोन को पकड़ना चाहते हैं, उनका अवलोकन करने और प्रत्येक की योग्यताओं का मोटे तौर पर आकलन करने के लिए आप केवल सबसे आदिम विधि का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, जूलियन ने सिर हिलाया। वॉकर परिवार के संसाधन निवेश और सिस्टम के संसाधन निवेश के बावजूद अगर बेल्डम का पालन पोषण ठीक से नहीं हुआ, तो जूलियन के लिए किसी इमारत से कूद जाना ही बेहतर होगा। इस दौरान विमान अचानक कई बार हिल गया और 3-4 मिनट के अंतराल में कंपन धीरे धीरे कम होने लगा। बीच में बैठी एयर होस्टेस ने प्रसारण में इसका कारण बताते हुए कहा कि यह हवा के बहाव के कारण हुआ था। पोकेमोन के प्रकट होने के कारण आकाश में अक्सर पक्षी पोकेमोन दिखाई देते हैं और कुछ शक्तिशाली पक्षी पोकेमोन आकाश और वायु क्षेत्र के एक हिस्से को अपना क्षेत्र बना लेते हैं। विमानों के मार्गों की नियमित रूप से ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन द्वारा सफाई की जाती है, इसलिए आपको शक्तिशाली पोकेमोन का सामना करने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हर विमान में एक ध्वनि प्रकीर्णन उपकरण लगा होता है जो पक्षी पोकेमोन को परेशान करता है, जिससे वे पास आने से बचते हैं। अगर इससे भी काम नहीं बनता, तो विमान में मौजूद ट्रेनर पोकेमोन पर गोली चलाकर उन्हें पीछे धकेल देंगे। बेशक कुछ भी पूर्णतः निश्चित नहीं है। 3 साल पहले रेगिस्तानी क्षेत्र में उड़ान भरते समय एक विमान पर छद्म एलीट स्तर के फ्लाइगॉन ने हमला कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप विमान के सभी यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए थे। लेकिन विमान आज भी दुनिया में परिवहन के सबसे सुरक्षित साधनों में से एक है। कई घंटों की उड़ान के बाद विमान आखिरकार दोपहर करीब 2 बजे विश्व शहर के हवाई अड्डे पर पहुंचा। जूलियन, अगर तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, ल्यूक ने जूलियन के साथ गलियारे से बाहर निकलते हुए कहा।
नहीं, मेरे दादाजी मुझे लेने आए थे। जूलियन ने पिकअप चैनल के सामने मास्क और शानदार कपड़े पहने एक बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति की ओर इशारा किया। स्टील से लेस एलीट होने के नाते वह अक्सर टीवी और इंटरनेट पर दिखाई देता है और स्वाभाविक रूप से प्रसिद्ध है। अगर उसने मास्क नहीं पहना होता तो उसे बहुत पहले ही पहचान लिया गया होता। एलीट वॉकर। जूलियन की बातें सुनकर ल्यूक चौंक गया और जिस दिशा में उसने इशारा किया उस दिशा में जाते हुए उसने एक बूढ़े व्यक्ति को मुखौटा पहने देखा। अलविदा अंकल। जूलियन ने ल्यूक को हाथ हिलाया और अपने दादाजी की ओर दौड़ पड़ा। हा, मेरा प्यारा पोता काफी लंबा हो गया है। जूलियन 17 साल का है और उसकी लंबाई लगभग 1.83 मीटर है। जब जॉन उससे पिछले साल मिला था तब उसकी लंबाई केवल लगभग 1.7 मीटर थी। ड्रेकुरिया में एक शीर्ष स्तरीय एलीट होने के नाते जॉन के पास बहुत सारे काम हैं और उसके पास लेक सिटी में जूलियन से मिलने जाने का समय शायद ही कभी होता है। 60 वर्ष की आयु में भी वह ड्रेकुरिया के लिए शानदार प्रदर्शन करते हैं और कई शीर्ष ट्रेनर द्वारा सम्मानित हैं। दादाजी, जल्दी चलिए, लगता है आपको पहचान लिया गया है। जूलियन ने देखा कि आसपास के कई लोग जॉन को सोच विचार भरे भावों से देख रहे थे। हालांकि दूसरे पक्ष ने मास्क पहन रखा था, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं दिख रहा था। और गर्मियों में मास्क पहनना तो और भी ज्यादा संदेह पैदा करता है। अगर वे मुझे पहचान भी लें तो कोई बात नहीं, तुम भी भविष्य में मशहूर हो जाओगे, इसकी आदत डाल लो। जॉन को परवाह नहीं थी। कहा जा सकता है कि वह कम उम्र से ही प्रसिद्ध थे, उन्हें हमेशा से ही हर किसी द्वारा चाहा जाने का अनुभव था और उनका व्यक्तित्व सीधा साधा था। चल दर। जूलियन ने जॉन को खींचकर दूर कर दिया। उसके लिए अभी मशहूर होना बहुत जल्दबाजी थी। वह अभी हाई स्कूल का भावी सीनियर ही था और वह उन 3 रियोलू अंडों को देखने के लिए बेताब था। वैसे अभी अभी जो आदमी आपके साथ बाहर आया वो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जब वे कार में बैठे तो जॉन और जूलियन पीछे की सीट पर बैठ गए, जैसा कि उसने कहा था। ये लेक जिम का जिम लीडर है। तो ये ल्यूक है, वो बूढ़ा हो रहा है। दादाजी, आप उन्हें जानते हैं। इसे जान पहचान नहीं कह सकते, मैंने तो बस जवानी में उसे सलाह दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 20 साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे। क्या वह प्रतिभाशाली है? जूलियन ने पूछा। अगर उसमें प्रतिभा न होती तो शायद उसके दादाजी उसे नौकरी के लिए नहीं चुनते, लेकिन अगर वह वाकई प्रतिभाशाली है तो वह सिर्फ शहर स्तर का जिम ट्रेनर क्यों है? सामान्य प्रतिभा की बात करें तो मैंने उसे सलाह इसलिए दी क्योंकि वह एक पोकेमोन की रक्षा करने की कोशिश में लगभग मर ही गया था, जॉन ने कहा। जूलियन ने सिर हिलाया। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ल्यूक का स्वभाव बुरा नहीं है। इस दुनिया में जहां इंसान और पोकेमोन एक साथ रहते हैं वहां हर इंसान पोकेमोन के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। कुछ लोग पोकेमोन की शक्ति से डरते हैं और उनके संपर्क में आने से कतराते हैं, कुछ लोग पोकेमोन को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने का साधन मानते हैं और कुछ लोग पोकेमोन को कचरा समझते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग पोकेमोन को साथी और परिवार के रूप में देखते हैं। जीवन और मृत्यु का सामना नई चीजों को जन्म देगा। दादाजी, क्या हम अब फाइटिंग जिम जा रहे हैं? रियोलू के तीनों अंडे नेशनल फाइटिंग जिम में हैं, लेकिन इस तरह के जिम आमतौर पर उपनगरों में होते हैं। जूलियन ने ऊंची ऊंची इमारतों और बढ़ती हुई कारों की संख्या को देखा और दिशा वैसी नहीं लग रही थी जैसा उसने सोचा था। वहां नहीं जा रहे हैं। रियोलू के अंडे पहले से ही प्रजनन घर में हैं। आप 3 अंडों में से एक चुन सकते हैं जो आपके ऑरा के अनुकूल हो। वैसे मेरे पोते, मुझे आभा की शक्ति दिखाओ। जॉन ने उत्साह से जूलियन की ओर देखा। 100 से अधिक वर्षों के बाद उनके वॉकर परिवार को आखिरकार एक ऐसा ब्लड लाइन जम मिला जिसने आभा की शक्ति को जागृत किया और वह उनका अपना पोता था। कुछ समय पहले उन्हें अपने बेटे से पता चला कि जूलियन ने ऑरा की शक्ति को जागृत कर लिया है, जिससे वे बहुत खुश हुए और उन्होंने इसे अपने कई पुराने दोस्तों को भी दिखाया। फिर उसने तुरंत फाइटिंग जिम के लीडर से संपर्क किया, जो देश में रियोलू का एकमात्र ब्रीडर था, और अपने मुख्य पोकेमोन ब्रोंजों के ब्लड लाइन ज के बदले में रियोलू का अंडा प्राप्त किया। उत्कृष्ट योग्यता वाले पोकेमोन के मुख्य रूप से कुलीन परिवारों में पाए जाने का एक कारण यह है कि संसाधनों का आपस में आदान प्रदान होता है। बिल्कुल जूलियन की तरह। जूलियन को एक बेहतरीन रियोलू अंडा दिलाने के लिए जूलियन के दादा ने एक एलीट पोकेमोन का बच्चा दे दिया। दोनों पक्षों को मनचाहा पोकेमोन मिल गया है और इस लेन देन के बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। शुरू में दूसरी पार्टी जॉन को रियोलू का अंडा मुफ्त में देना चाहती थी। आखिर ड्रेकुरिया के एक शीर्ष एलीट को जीतने के लिए रियोलू के अंडे का इस्तेमाल करना फायदे का सौदा था। लेकिन जॉन ने मना कर दिया। शायद उसे दूसरे पक्ष के मन की बात समझ आ गई थी। अगर वह इसे स्वीकार कर लेता तो ये दूसरे पक्ष का एहसान चुकाने के बराबर होता। भविष्य में अगर दूसरा पक्ष उससे कुछ मांगता तो वह मना नहीं कर सकता था। जूलियन की हथेली में नीली रोशनी की एक चमक दिखाई दी और उसे एक बहुत ही कोमल अनुभूति हुई। फिलहाल मैं बस यही कर सकता हूँ। अनुमान है कि ऑरा स्फीयर विकसित करने में अभी काफी लंबा सफर तय करना है, जूलियन ने बेबसी से कहा। इस दौरान उन्होंने अपने ऑरा में थोड़ी वृद्धि महसूस की, लेकिन यह वृद्धि बहुत मामूली थी और अनुमान लगाया गया कि कुल मिलाकर इसमें केवल 3 या 4% की ही वृद्धि हुई थी। अगर वह सचमुच अपने हाथों से ऑरा स्फीयर का उपयोग करने के स्तर तक पहुंचना चाहता है तो उसे सिस्टम पर निर्भर रहना होगा, अन्यथा वह अपनी मृत्यु तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। ज्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो। जागृति के तुरंत बाद ही आभा को मुक्त कर पाना भी अद्भुत है। जॉन की आंखें खुशी से चमक रही थीं। इस आभा की शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। जहां तक हाथों से आभा गोले का उपयोग करने की बात है, वह तो बस एक सपना ही हो सकता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्द ही इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। जूलियन को नहीं लगता था कि यह कोई सपना है, जब तक सिस्टम अच्छा इनाम देता है। शायद अगर आप कोई डेली टास्क पूरा करते हैं तो आपको सीधे ऑरा की शक्ति का शीर्ष स्तरीय संस्करण मिल जाएगा। अरे बेटा, तुम में भी अपने पिता जैसे ही गुण हैं। तुम दोनों बड़ी बड़ी बातें करना पसंद करते हो। वह हमेशा चैंपियन बनने की बात करता रहता था। अब वह 40 साल का हो चुका है और स्टील उद्योग में भी एक शीर्ष खिलाड़ी नहीं बन सकता। लेकिन अगर पिताजी को स्टील एलीट बनना है तो उन्हें तुम्हें हराना होगा। क्या ये माता पिता के प्रति घोर असामंजस्य नहीं है? धिक्कार है, वह मुझे हरा नहीं सकता। अगर सच में उसमें मुझे हराने की क्षमता है तो मैं घर जाकर उसे पापा कहूंगा। ठीक है। हालांकि मेरे पिता के 6 मुख्य पोकेमोन सभी एलीट हैं, लेकिन उनमें से कोई भी छद्म चैंपियन नहीं है और मेरे दादा के पास कई मुख्य पोकेमोन हैं जो छद्म चैंपियन हैं।
शीर्ष 18 एलीट खिलाड़ियों में उनकी ताकत निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। 6 चैंपियनों के बाद वह सबसे मजबूत हैं और उनसे 5 साल के भीतर 7वां चैंपियन बनने की उम्मीद है। मेरे प्यारे पोते, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। दादाजी तुम्हारे लिए स्टील एलीट का पद सुरक्षित रखेंगे। समय आने पर तुम मुझे चुनौती देना। जब तक तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है, दादाजी तुम पर नरमी बरतेंगे और तुम्हें ये पद दे देंगे। किसी विशेष गुण का एलीट बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी 6 मुख्य पोकेमोन में एक ही गुण हो, लेकिन उनमें से 3 में एक ही गुण होना आवश्यक है और शेष 3 गुणों की आवश्यकता नहीं है। अपने दादा की तरह उसके 6 मुख्य पोकेमोन हैं: मेटाग्रोस, एग्रोन, ब्रोंजोंग, ड्रैगनाइट, चारिज़ार्ड और नोएवन। ये देखा जा सकता है कि उनके दादाजी 2 गुणों में निपुण हैं, एक है इस्पात और दूसरा है अजगर। दरअसल वॉकर परिवार में पीढ़ियों से इस्पात प्रधान रहा है, इसलिए इस्पात उनका मुख्य गुण बन गया है और अजगर उनका उपगुण। ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष ड्रेकुरिया के 6 चैंपियनों में से एक और सबसे शक्तिशाली ट्रेनर भी हैं, जो एक दुर्लभ प्रकार के हैं और सभी एट्रीब्यूटों में अच्छे हैं और शिखर पर पहुंच चुके हैं। आजकल किसी एक एट्रीब्यूट में विशेषज्ञता हासिल करना मुख्यधारा बन गया है, क्योंकि आपकी ऊर्जा और समय सीमित हैं और एक ही एट्रीब्यूट वाले पोकेमोन के बीच कई समानताएं हैं, जिससे आप पोकेमोन को तेजी से और आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं और परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान भी स्पष्ट है, यानी इस पर आसानी से निशाना साधा जा सकता है, जैसे कि अग्नि प्रकार के जीव, जो जल प्रकार के जीवों की तुलना में कमजोर होते हैं। सबसे दुर्गतिपूर्ण स्टेटस ड्रैगन टाइप ट्रेनर की है। फायर टाइप ट्रेनर वाटर टाइप को नुकसान पहुंचा सकता है, हालांकि नुकसान कम होता है, लेकिन फेरी टाइप ड्रैगन टाइप से अप्रभावित रहते हैं। इसलिए ड्रेकुरिया के ड्रैगन एलीट की आखिरी इच्छा यही थी कि उनका सामना फेरी एलीट से न हो और उसके बाद आइस एलीट से। हालांकि यदि आप एकाधिक एट्रीब्यूटों या सभी एट्रीब्यूटों का चयन करते हैं, तो लक्षित होना आसान नहीं होता। साथ ही एक ही एट्रीब्यूट में विशेषज्ञता हासिल करने की तुलना में आपको कई गुना अधिक ऊर्जा और समय खर्च करना पड़ता है। अक्सर कई एट्रीब्यूटों या सभी एट्रीब्यूटों को चुनने वाले ट्रेनर अंततः असफल हो जाते हैं और उनकी क्षमता किसी एक प्रकार में विशेषज्ञता रखने वाले ट्रेनर जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, और ऐसे बहुत कम ट्रेनर हैं जो वास्तव में शीर्ष पर आ सकते हैं। जूलियन सिर्फ स्टील टाइप ट्रेनर बनना चाहता था, क्योंकि यही उसका परिवार करता है, इसलिए उसे इसमें आसानी से अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। लेकिन अब जब उसके पास एक सिस्टम है, तो उसकी सोच बदल गई है। वह मल्टी टाइप या यहाँ तक कि फुल एट्रीब्यूट ट्रेनर बनना चाहता है। बेशक शुरुआती दौर में वह अभी भी स्टील टाइप ही है। कम से कम एलीट बनने से पहले वह सभी एट्रीब्यूट्स का चयन नहीं करेगा, बल्कि भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए टीम की समग्रता को बढ़ाने के लिए वह अधिक से अधिक दूसरा या तीसरा एट्रीब्यूट चुनेगा। कार शहर के केंद्र की ओर बढ़ी और एक दुकान के सामने रुक गई, जहां पीली और सफेद रंग की लाइनें एक दूसरे को काटती थीं। जूलियन और उसके दादा कार से उतर गए। दादाजी, क्या हम पहुंच गए? यही दुकान है, एक साइन बोर्ड भी क्यों नहीं? जूलियन ने दुकान की ओर देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, यह एक ऐसी दुकान है जिस पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस दुकान में क्या बिकता है? युवक, हमारे ग्राहकों को नियमित ग्राहकों के माध्यम से ही लाया जाता है। जैसे ही जॉन समझाने ही वाला था, 2 बूढ़े आदमी और एक अधेड़ उम्र का आदमी दुकान के सामने आ गए। बूढ़ा आदमी जॉन की ही उम्र का लग रहा था, जबकि अधेड़ उम्र का आदमी जूलियन के पिता की उम्र का लग रहा था। उनके मिलते जुलते चेहरों को देखकर लगता था कि वे बाप बेटे ही होंगे। अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति अधेड़ उम्र का ही था। जूलियन, ये फेलिक्स हैं, एक राष्ट्रीय जिम के लीडर, और ये उनके बेटे लियाम हैं। दादाजी, चाचा जी, जूलियन ने झुककर अभिवादन किया। मास्टर वॉकर का पोता वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवा है और मैं देख सकता हूं कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां असाधारण होंगी, लियाम ने कहा। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, मेरे दादा ड्रेकुरिया के शीर्ष एलीट हैं, जिनके पास छद्म चैंपियनशिप शक्ति है, और मेरे पिता भी एक एलीट हैं, जिनके 2 जांघ हैं, वे उड़ सकते हैं भले ही वे सुअ हों। ये भी कहना जरूरी है कि उसके पास अभी भी एक सिस्टम है। भाई वॉकर और युवक, पहले आओ, फेलिक्स ने कहा। बटलर, पिछली बार वाली चाय ले आओ। समूह दुकान में दाखिल हुआ। जूलियन को देरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जल्द से जल्द रियोलू के अंडे देखना चाहता था, लेकिन दादाजी कुछ नहीं बोले, इसलिए उसे बस इंतजार करना पड़ा। ये चाय वाकई बहुत अच्छी है। भले ही जूलियन अक्सर चाय नहीं पीता हो, लेकिन इस चाय को पीने से शरीर और मन में स्पष्टता का एहसास होता है। एक घूंट लेने के बाद जॉन ने धीरे से कहा, कुंग फूती अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। भाई वॉकर मजाक कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप 1 दर्जन अपने साथ ले जा सकते हैं, फेलिक्स ने कहा। कुंग फूती, ये सुनकर जूलियन की आंखों में आश्चर्य का भाव आ गया। कुंग फू चाय का उत्पादन वीरों के मार्ग पर स्थित एक विशेष उच्चस्तरीय गुप्त क्षेत्र में होता है। इसकी रक्षा गुरुओं का एक समूह करता है। ये लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। बेशक इसका असर होने के लिए इसे लंबे समय तक लगातार पीना पड़ता है। यह उन कुछ अनमोल चीजों में से एक है जो मनुष्यों पर असर करती हैं, इसलिए इसका मूल्य बहुत अधिक है और बाहरी दुनिया इसे खरीद नहीं सकती। केवल स्मिथ परिवार ही इस चाय को उपहार के रूप में दे सकता है। संक्षेप में, फेलिक्स का पूरा नाम फेलिक्स स्मिथ है। जूलियन के ज्ञान के अनुसार ये परिवार मूल रूप से मार्शल आर्ट से जुड़ा परिवार था। जब पोकेमोन की दुनिया एकीकृत नहीं हुई थी, तब ये परिवार इलाके में काफी प्रसिद्ध था। उसके दादाजी ने कार में उसे जो बताया, उसके अनुसार स्मिथ परिवार के पहले पोकेमोन का पूर्वज हिटमोनचान था और उसने अपनी मार्शल आर्ट से उसे हराया था। आजकल केवल ये मार्शल आर्टिस्ट ही मानव शरीर वाले पोकेमोन से लड़ सकते हैं। बेशक मार्शल आर्टिस्ट कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अपने खाली हाथों से किसी छद्मकुलीन पोकेमोन को नहीं हरा सकते। जॉन ने चाय का उपहार ठुकराया नहीं। यह अनमोल तोहफा उनके पोते को दिया जा सकता है। वे बूढ़े हो रहे हैं और अब उनके स्वास्थ्य में सुधार करना संभव नहीं है। कुछ कप चाय पीने के बाद वे आखिरकार मुद्दे पर आए। भाई वॉकर, चलिए रियोलू के अंडे देखने चलते हैं, आपका पोता इंतजार नहीं कर पा रहा है। हालांकि जूलियन ने इसे अच्छी तरह से छिपा लिया था, लेकिन फेलिक्स एक अनुभवी व्यक्ति है और वह उसके अधीर चेहरे को देख सकता था। ठीक है, इसलिए समूह दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल पर कुछ योग्य हरे पोकेमोन हैं, लगभग 300। फेलिक्स ने चलते हुए परिचय दिया और दूसरी मंजिल पर स्थित इंक्यूबेटर में रखे पोकेमोन अंडों की पंक्ति की ओर इशारा किया।
इंक्यूबेटर पोकेमोन अंडों के फूटने के समय को तेज कर सकता है, लेकिन इसमें पोकेमोन अंडों के फूटने की प्रक्रिया को रोकने और धीमा करने का टास्क भी होता है। आखिरकार बहुत से लोग पोकेमोन के अंडे पहली पसंद के रूप में खरीदते हैं, इसलिए जब पोकेमोन अंडे से बाहर आता है तो वह जिस पहले व्यक्ति को देखता है उसे रिश्तेदार की तरह मानता है और उनके बीच घनिष्ठता बहुत अधिक होती है। सभी योग्यताएं हरी हैं, जिसका अर्थ है कि जब तक संसाधनों की सही मात्रा में निवेश किया जाता है ये पोकेमोन छद्मकुलीन स्तर तक विकसित हो जाएंगे। हालांकि स्यूडो एलीट एलीट से कमजोर होता है, फिर भी यह एक ऐसा स्तर है जिसे अधिकांश ट्रेनर आदर्श मानते हैं और स्यूडो एलीट और एडवांस्ड के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। कई स्यूडो एलीट ट्रेनर अपने जीवन काल में कभी भी एलीट नहीं बन पाते। तीसरी मंजिल पर मौजूद पोकेमोन अंडों की एट्रीब्यूटें सियान रंग की हैं। दूसरी मंजिल की तुलना में तीसरी मंजिल पर पोकेमोन अंडों की संख्या काफी कम है। यहाँ केवल लगभग 1 दर्जन अंडे हैं, जो भविष्य में 1 दर्जन से अधिक एलीट स्तर के पोकेमोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। सियान रंग के पोकेमोन की कीमत का आकलन अब मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता। स्मिथ परिवार इन पोकेमोन अंडों का उपयोग संपर्क बनाने, कुछ शीर्ष नागरिक प्रतिभाओं को अपने पक्ष में करने या अन्य ताकतों के साथ व्यापार करने के लिए करता है। जूलियन ने अपनी जिज्ञासु निगाहों से उन पर एक नजर डाली और वे वास्तव में सभी सियान रंग के पोकेमोन अंडे थे, लेकिन वे सभी सामान्य पोकेमोन थे जैसे कि पिटजी, जियोड्यूड, निडोरान और उसने कैटरपी के पोकेमोन अंडे भी देखे। यहाँ कोई दुर्लभ या शक्तिशाली पोकेमोन नहीं है। रियोलू के अंडे यहाँ नहीं हैं, फेलिक्स ने कहा और चौथी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। ये तीनों रियोलू के अंडे हैं, लियाम ने गर्व से कहा। हालांकि ल्यूकारियो, मेटाग्रोस और ड्रैगनाइट जैसे छद्म पौराणिक पोकेमोन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह ऑरा स्फीयर में महारत हासिल कर सकता है, जिसमें बहुत कम पोकेमोन महारत हासिल कर पाते हैं, और इसमें ऑरा होता है और यह आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए ऑरा की शक्ति का उपयोग कर सकता है। इस क्षमता का उपयोग जंगली, गुप्त क्षेत्रों या खंडहरों में किया जा सकता है। जीवन रक्षक और अद्भुत, इसलिए लुकारियो का मूल्य छद्म रूपों की तुलना में बिल्कुल भी कम नहीं है। और ल्यूकारियो उनके होम जिम का प्रतिष्ठित पोकेमोन है, और भले ही किसी ड्रेकोरियन ट्रेनर के पास मौजूद ल्यूकारियो उनके परिवार से न हो, फिर भी इस ल्यूकारियो के माता पिता या दादा दादी उनके परिवार से ही होने चाहिए। हालांकि यह थोड़ा घमंडी लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब तक स्मिथ परिवार ड्रेकोरियन ट्रेनर एसोसिएशन के लिए बहादुरों के मार्ग का प्रभारी है और जब तक अंदर मौजूद पोकेमोन को बाहर निकलकर बाहर के मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक ड्रेकोरिया में स्मिथ परिवार की स्टेटस कभी नहीं बदलेगी। वॉकर परिवार ने अपनी मेहनत के बल पर वर्तमान स्टेटस हासिल की, जबकि स्मिथ परिवार ने कीमती रियोलू अंडे बेचकर अपनी वर्तमान स्टेटस प्राप्त की। अच्छे पोते, जाकर चुन लो, जॉन ने कहा। जॉन को जूलियन को इस तरह बुलाते हुए सुनकर फेलिक्स और उसके बेटे को किसी कारणवश थोड़ी हंसी आ गई, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ड्रेकुरिया का सबसे शक्तिशाली स्टील टाइप एलीट वास्तव में एक दादा है जो अपने पोते से बहुत प्यार करता है। जूलियन ने सिर हिलाया। तीनों रियोलू अंडों की योग्यता, माता पिता की योग्यता, शक्ति स्तर, भविष्य में विरासत में मिलने वाली संभावित चालें आदि का पहले ही उल्लेख किया जा चुका था। ये जानकारी बहुत विस्तृत थी, कम से कम एक नज़र में इन रियोलू अंडों की गुणवत्ता का पता लगाया जा सकता है। जूलियन ने अपनी जिज्ञासु निगाहों से रियोलू के तीनों अंडों को देखा। पोकेमोन, रियोलू फाइटिंग, स्तर 0, योग्यता, सियान, क्षमता, आंतरिक एकाग्रता, प्रॉप्स, कोई नहीं, लिंग महिला, चालें, त्वरित हमला, सहनशक्ति, डिस्क कौशल, कोई नहीं, आना पे छोटे ऊ की मात्रा, ब्लड लाइन का कौशल, काटना, करीबी मुकाबला, अग्नि प्रहार, बर्फ प्रहार, योजक चिन्ह, पोकेमोन, रियोलू फाइटिंग, स्तर 0, योग्यता, सियान, क्षमता, आंतरिक एकाग्रता, प्रॉप्स, कोई नहीं, लिंग पुरुष, चालें, त्वरित हमला, सहनशक्ति, डिस्क कौशल, कोई नहीं, आना पे छोटे ऊ की मात्रा, ब्लड लाइन का कौशल, मन पड़ना, करीबी लड़ाई, फोर्स पाम, थंडर पंच, योजक चिन्ह, पोकेमोन, रियोलू फाइटिंग, स्तर 0, योग्यता, सियान, क्षमता, आंतरिक एकाग्रता, प्रॉप्स, कोई नहीं, लिंग पुरुष, चालें, त्वरित हमला, सहनशक्ति, डिस्क कौशल, कोई नहीं, आना पे छोटे ऊ की मात्रा, ब्लड लाइन का कौशल, बुलेट पंच, थंडर पंच, फायर पंच, आइस पंच, योजक चिन्ह। तीनों रियोलू की योग्यताएं सियान रंग की थीं और भविष्य में वे एलीट स्तर के होंगे। क्षमता के संदर्भ में कोई छिपी हुई क्षमता जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन आंतरिक एकाग्रता क्षमता रियोलू के लिए दृढ़ और जस्टिफाइड क्षमता से अधिक उपयुक्त है। सभी छिपी हुई क्षमताएं अच्छी नहीं होती। बुलेट पंच का मतलब सिर्फ इतना है कि रियोलू को एक और आक्रमणकारी चाल में महारत हासिल करने का मौका मिलता है, और अगर माइंड रीडर रियोलू की आभा शक्ति के साथ सहयोग करता है तो अगला हमला निश्चित रूप से लगेगा। सैद्धांतिक रूप से तीनों में से दूसरा रियोलू सबसे अच्छा है, लेकिन जूलियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी यही है। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर में मौजूद आभा उसकी मान्यता के अनुसार काम करने लगी, और आभा की शक्ति ने तीनों पोकेमोन अंडों को घेरना शुरू कर दिया। उसे एक ऐसा रियोलू चाहिए जो उसकी आभा के लिए सबसे उपयुक्त हो, जो किसी भी क्षमता या आना पे छोटे ऊ की मात्रा, ब्लड लाइन का कौशल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तीनों अंडे जूलियन की आभा महसूस करते हुए हल्के से कांपने लगे। उसी समय अंडों से आभा की एक हल्की सी लहर निकली और वे धीरे धीरे जूलियन की आभा के संपर्क में आ गए। आभा की शक्ति से ब्रदर वॉकर का पोता भविष्य में असाधारण बनेगा। फेलिक्स ने जूलियन को हैरानी से देखा। हालांकि वह कोई अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि इस कमरे में एक अलग ही ऊर्जा मौजूद है। हा, इस बूढ़े आदमी की सीट मेरे पोते के लिए आरक्षित है। जॉन को खुद की या अपने बेटे की तारीफ करना पसंद नहीं था, लेकिन जब लोग उसके पोते की तारीफ करते थे तो उसे अच्छा लगता था। फेलिक्स की अनजाने में की गई टिप्पणियां वास्तव में सही दिशा में थीं। दादाजी, मैंने चुन लिया है। 1 मिनट बाद जूलियन ने अपनी आंखें खोलीं और वह थोड़ा थका हुआ था। उसकी आभा तीनों पोकेमोन से लंबे समय तक एक साथ संवाद करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि बातचीत का समय कम था, फिर भी उसे वह रियोलू मिल गया था जिसे वह चाहता था। ओह, ये कौन सा है? बीच वाला। जूलियन ने बीच में रखे रियोलू के अंडे की ओर इशारा किया, वही रियोलू जिसमें माइंड रीडर की आना पे छोटे ऊ की मात्रा, ब्लड लाइन का क्षमता थी, लेकिन स्मिथ परिवार के नीचे लिखी आना पे छोटे ऊ की मात्रा, ब्लड लाइन का क्षमता माइंड रीडर नहीं बल्कि क्रंच थी।
इसके अलावा बाकी सारी जानकारी सही थी। ऐसा लगता है कि स्मिथ परिवार वाकई प्रजनन में बहुत सक्षम है, कम से कम रियोलू नस्ल के कुत्तों के प्रजनन में। तो ये रियोलू का अंडा जूलियन का है। फेलिक्स रियोलू अंडे सेने वाली मशीन जूलियन के पास लाया, जिसे जूलियन ने तुरंत ले लिया। डिंग, छिपा हुआ मिशन पूरा करें, दूसरा पोकेमोन प्राप्त करें। ऑरा की शक्ति को अपग्रेड करने का इनाम, साथ ही 300 अंक। उसके दिमाग में सिस्टम की गूंजती हुई ध्वनि के साथ जूलियन ने महसूस किया कि उसके शरीर में क्षीण हो चुकी आभा की शक्ति तेजी से पुनः प्राप्त हुई और लगातार बढ़ती रही। ये तब तक जारी रही जब तक वह सफलता के प्रारंभिक चरण में मध्यवर्ती स्तर तक नहीं पहुंच गया। अपग्रेड होने की प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकली, जो थोड़े समय के लिए, केवल 5 या 6 सेकंड तक ही रही। दादाजी, मेरी आभा प्रकट हो गई है, जूलियन ने उत्साह से कहा। ऑरा का मध्यवर्ती स्तर ऑरा स्फीयर को हाथ से इस्तेमाल करने से बहुत दूर नहीं लगता। ठीक है, मेरे पोते होने के योग्य है। जॉन बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पोते की आभा इतनी जल्दी प्रकट हो जाएगी। अभी अभी हुई उसकी असाधारण गतिविधि ने उसे ड्रेकुरियन ट्रेनर एसोसिएशन के ऑरा ट्रेनर की याद दिला दी। वह लगभग 50 वर्ष का है और उसकी आभा उसके पोते की आभा से मिलती जुलती प्रतीत होती है। ब्रदर वॉकर का पोता सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह भविष्य में सबसे कम उम्र का एलीट या यहाँ तक कि ड्रेकुरिया का चैंपियन भी बन सकता है। पिता पुत्र फेलिक्स और लियाम ने जूलियन को हैरानी से देखा। किसने सोचा होगा कि दूसरे पक्ष की आभा को भेदना इतना आसान होगा। आपको ये जानना चाहिए कि विशेष क्षमताओं वाले अधिकांश ट्रेनर की क्षमताएं जागृत अवस्था में होती हैं और वे अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। केवल कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली लोग ही अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। और अब उनके सामने ऐसा ही एक व्यक्ति है। पोते, चलो चलते हैं। हालांकि जूलियन का इरादा नीचे जाने का नहीं था, बल्कि उसकी नज़र रियोलू के अंडों के नीचे स्थित अलमारी पर टिकी हुई थी। जब अचानक उसकी आभा मध्यवर्ती हो गई, तो अदृश्य आभा ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और फिर उसने पाया कि अलमारी में एक पोकेमोन का अंडा था। क्योंकि पोकेमोन का अंडा अलमारी में रखा हुआ है, इसलिए उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए प्रोबिंग आई का उपयोग नहीं किया जा सकता। दादा स्मिथ, क्या इस अलमारी में कोई पोकेमोन का अंडा है? अभी अभी जब मेरी आभा शक्ति सक्रिय हुई तो मुझे गलती से इसका एहसास हुआ। वह उत्सुक था। स्मिथ परिवार द्वारा चौथी मंजिल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर रखे जाने के कारण उन्हें शक्तिशाली पोकेमोन अंडे को सहेज कर रखना चाहिए था, लेकिन वह अलमारी में बंद था, जो कुछ हद तक विरोधाभासी लग रहा था। जूलियन, क्या तुम वो पोकेमोन का अंडा देखना चाहते हो? फेलिक्स के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसने एक सवाल पूछा। मैं देखना चाहूंगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। इतना कहकर फेलिक्स ने एक चाबी निकाली और अलमारी का ताला खोल दिया। ये पोकेमोन अंडा मेरे घर में 30 साल से अधिक समय से है। मेरे पिता ने इसे प्राप्त किया था, लेकिन मशीन ये पता नहीं लगा पा रही है कि यह किस पोकेमोन का अंडा है। और अंडे से बच्चा निकलने का कोई संकेत नहीं है, लेकिन अंडे में जीवन शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। मुझे नहीं पता कि यह अंडा अच्छा है या बुरा, इसलिए मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने इस पोकेमोन अंडे को चौथी मंजिल पर रख दिया और मैंने कई सहकर्मियों को भी इसे देखने के लिए कहा, लेकिन वे भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह अंडा क्यों नहीं फूटा, और ये बताना तो दूर की बात है कि इस अंडे में कौन सा पोकेमोन है। अगर जूलियन न होता तो मैं लगभग भूल ही गया होता कि अलमारी में एक पोकेमोन का अंडा है। यह अंडा इसमें 10 साल से भी ज्यादा समय से रखा हुआ है। फेलिक्स के शब्दों में, ऐसा लगता है कि इस अज्ञात पोकेमोन अंडे को उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन इसे पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं गया है, अन्यथा इसे चौथी मंजिल जैसी महत्वपूर्ण जगह पर नहीं रखा जाता। अलमारी खोली गई तो अंदर एक चांदी जैसे भूरे रंग का अंडा दिखाई दिया। अलमारी में रखे होने के बावजूद अंडे पर धूल की एक पतली परत जम गई थी। पोकेमोन के अंडे को इंक्यूबेटर में नहीं बल्कि एक नर्म चटाई पर रखा गया था। इंक्यूबेटर पोकेमोन के अंडों को जल्दी से सेने में मदद कर सकते हैं और साथ ही सुरक्षात्मक प्रभाव भी प्रदान करते हैं। आप इंक्यूबेटर के बिना भी अंडे से सकते हैं, लेकिन स्पीड धीमी होगी। हालांकि फेलिक्स के अनुसार ये पोकेमोन अंडा उसके पिता ने 30 साल पहले प्राप्त किया था और यह अंडा अब तक नहीं फूटा है। या तो ये पोकेमोन अंडा मृत है, लेकिन जूलियन इस पोकेमोन अंडे से निकलने वाली आभा को महसूस कर सकता है, जो ये साबित करता है कि यह एक जीवित अंडा है। शायद इस अंडे को सेने के लिए किसी खास तरीके की जरूरत हो, लेकिन हमें अभी तक वह तरीका नहीं मिला है, फेलिक्स ने अंडे को वापस उस पर रखते हुए कहा। अब तक ज्ञात पोकेमोन अंडों को सेने के लिए किसी विशेष परिस्टेटस या विधि की आवश्यकता नहीं पाई गई है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कोई पोकेमोन अंडे नहीं है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए फेलिक्स की बातों में कुछ सच्चाई है। जूलियन, शायद तुम्हारी आभा इस अंडे का रहस्य जान सकती है, फेलिक्स ने कहा। उसने यह अंडा न केवल जूलियन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए निकाला, बल्कि इसलिए भी कि उसे कोई सुराग मिल सके, क्योंकि हो सकता है जूलियन के पास इस पोकेमोन अंडे को सेने का कोई तरीका हो। आखिरकार जूलियन ने उसे एक बहुत ही खास एहसास दिलाया था। इस समय तक जूलियन ने अपनी पैनी नजरों से पोकेमोन के अंडे की जांच कर ली थी और जल्द ही अंडे की जानकारी उसके सामने प्रकट हो गई। पोकेमोन मेल्टन स्टील, स्तर 0, योग्यता बैंगनी, क्षमता चुंबक द्वारा खिंचाव, प्रॉप्स कोई नहीं, लिंग कोई लिंग नहीं, चालें हॉर्डन थंडर शॉक, डिस्क कौशल कोई नहीं, आनपे छोटे ऊ की मात्रा ब्लड लाइन का कौशल कोई नहीं। योजक चिन्ह, इस पोकेमोन का नाम देखते ही जूलियन का दिल कांप उठा। मेल्टन एक ऐसा पोकेमोन है जिसके बारे में दुनिया के 99.9% लोग नहीं जानते। जूलियन इस पोकेमोन को गैम्स की वजह से जानता है। हालांकि चूंकि मेल्टन का पोकेमोन अंडा यहाँ प्रकट हुआ था, इसलिए इस प्रकार के पोकेमोन को मनुष्यों द्वारा इस अति गुप्त क्षेत्र में क्वेस्ट लिया जाना चाहिए था। मेल्टन एक स्टील प्रकार का पोकेमोन है और उन बहुत कम पौराणिक पोकेमोन में से एक है जो दोबारा विकसित हो सकता है। मेल्टन शक्तिशाली नहीं है, शक्तिशाली तो उसका विकासवादी चरण मेलमेटल है। इस प्रजाति की शक्ति 600 है और इसमें अत्यधिक विनाशकारी शक्ति, ताकत और रक्षा क्षमता है। इसे हासिल करना ही होगा। पौराणिक स्टील प्रकार के पोकेमोन, साथ ही बैंगनी रंग की क्षमता, इनमें से कोई भी हो, अनगिनत लोगों को दीवाना बना देगा। और अब ये सब एक अंडे में मिलाकर मेरे सामने रख दिए गए हैं। अगर मैं इन्हें यहाँ से नहीं हटाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी।
डिंग, मुख्य लक्ष्य, मिल्टन अंडा प्राप्त करें। टास्क का पुरस्कार, मिल्टन का विशेष हैचिंग सॉल्यूशन, 1000 अंक। इस समय तो सिस्टम ने भी टास्क जारी कर दिया है। इसके अलावा क्वेस्ट के इनाम ने जूलियन की चिंताओं को भी दूर कर दिया। उसे डर था कि अगर उसे मिल्टन का अंडा मिल भी गया और वह स्मिथ परिवार की तरह उसे से नहीं पा सका तो वह बेकार हो जाएगा। अपने मन में उठ रहे विचारों और हैरानी को दबाते हुए जूलियन ने पूछा, दादाजी स्मिथ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पिता को ये पोकेमोन अंडा कैसे मिला? अगर इसमें आपके परिवार के रहस्य शामिल हैं तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। वह बहुत जिज्ञासु था। हालांकि ड्रेकुरिया में स्मिथ परिवार की एक निश्चित प्रतिष्ठा है, लेकिन वे इस तरह के पोकेमोन के अंडे प्राप्त करने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है। और मिल्टन ड्रेकुरिया में कभी नहीं दिखाई दिया है। ये परिवार का कोई रहस्य नहीं है। मेरे पिता 30 साल पहले वहां के स्टील जिम को चुनौती देने के लिए वाइवेर्निया एक देश गए थे। रास्ते में उन्हें एक नया गुप्त क्षेत्र मिला और वह एक अत्यंत गुप्त क्षेत्र था। क्या आपके पिता अंदर गए थे? ये कैसे संभव है? मेरे पिता वाइवेर्निया के ट्रेनर नहीं हैं, वे इसमें कैसे प्रवेश कर सकते थे? लेकिन जब यह अति गुप्त क्षेत्र अभी अभी बना था तब मेरे पिता आसपास ही थे। पोकेमोन का यह अंडा एक अज्ञात क्षेत्र से आया था और संयोगवश मेरे पिता को मिल गया। वाइवेर्निया ट्रेनर द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए मेरे पिता इस पोकेमोन अंडे के साथ रात भर में ड्रेकुरिया लौट गए। खैर, इस मामले में तो आप फेटशाली हैं। जूलियन, क्या तुम जानते हो कि यह किस पोकेमोन का अंडा है? फेलिक्स ने पूछा और उसके बगल में खड़ा लियाम भी उत्सुकता से जूलियन की ओर देखने लगा। जूलियन ने अपना सिर हिलाया। ये तो एक मजाक है, मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ? लेकिन मुझे यह अंडा चाहिए, मैं दूसरे पक्ष से यह अंडा कैसे प्राप्त करूं? ये सोचते हुए उसने अपने दादाजी को देखा। तो जूलियन ने पोकेमोन के अंडे की ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी, यह अंडा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या आप इसे पाने में मेरी मदद कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, फेलिक्स बेवकूफ नहीं है। दूसरा पक्ष उसकी चालों को कैसे नहीं समझ पाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि वह ये काम अपने दादाजी पर छोड़ दे। भाई फेलिक्स, चूंकि मेरे प्यारे पोते के लिए यह अंडा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दादा होने के नाते मैं निश्चित रूप से उसे यह अंडा दिलाने में मदद करूंगा। आप कीमत पूछ सकते हैं। पैसा, सामान, उच्च गुणवत्ता वाले पोकेमोन अंडे, खजाने, जो कुछ भी आप चाहें। जूलियन ने जॉन को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। दादाजी दबंग हैं, लेकिन बहुत बढ़िया। एलिट वॉकर, ये हमारे परिवार का अंडा है, इसलिए हम ही तय करेंगे कि इसे बेचना है या नहीं। लियाम को गुस्सा आ गया और वह जॉन को डांटने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं कहा, क्या तुम्हें बोलने का अधिकार है? जॉन ने लियाम की ओर एक हल्की सी नजर डाली और तुरंत ही एक शीर्ष ट्रेनर का दबाव लियाम पर हावी हो गया। लियाम का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैर लड़खड़ा गए और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। सभी अभिजात वर्ग के हाथों पर खून लगा है और जॉन के हाथों पर हजारों जिंदगियां हैं। वे देश के दुश्मन थे, उसके दुश्मन थे और वॉकर परिवार के भी दुश्मन थे। लियाम इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं पा रहा था।